नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी मेंस 2024 के जो पेपर चल रहे हैं उसके एनालिसिस की सीरीज में ये पहला वीडियो है। आज हम पेपर वन के पार्ट वन पर डिस्कशन करेंगे और फिर इसी में पेपर वन के पार्ट टू पे ऐसे बाकी पेपर भी डिस्कशन करेंगे। अब एक साथ एक पेपर को पूरा डिस्कशन करना इसलिए संभव नहीं कि 1.5 घंटे में तो जो स्टूडेंट वहां लिखेगा उसको 1.5 घंटे में हम एनालिसिस कर ले, वो संभव नहीं है। उसके लिए कम से कम हमको 2 घंटे की जरूरत पड़ती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन क्या आया तो क्या लिखना था, ये उद्देश्य नहीं है ना। उसके लिए आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि एक्चुअल जो मेंस है उसका नेचर क्या है ना। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपने एक या दो लाइन में पढ़ा है, लेकिन उनको लिखना था 200 शब्दों में। तब हम कैसे लिखें, कैसे लिंक करें, क्या हो अगले एग्जाम के लिए हमारी स्ट्रेटजी, उस पर बात करेंगे। तो पहले तो मैं ये है कि ये जो 15 क्वेश्चन है इनको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें किसी अप्रोच की जरूरत नहीं है आपको, कि आपको कोई बता दे कि यार ऐसे लिखना है। कोई नहीं, आपको पता है तो आप अंदर हो, आपको नहीं पता है तो आप बाहर हो। अभी आपको गोप जनस्य का मतलब नहीं मालूम है तो खत्म है कहानी। ठीक है, तो इसको छोड़ दें। इसमें कहीं कोई हमारी अप्रोच वाली बात जो है वो अगर कहा जाए नहीं आती। ये सबसे आखिरी में करेंगे हम। ठीक है, बताएंगे कि क्या लिखना था, कैसे। बट मेन क्वेश्चन आते हैं यहाँ 7 नंबर और 10 नंबर वाले, जिनमें हमारे मतलब अगर कहा जाए अप्रोच के ऊपर टिका हुआ है पेपर, कि हम क्या अप्रोच से लिखें। और अगर मान के चलिए हमारे पास कुछ कंटेंट बहुत कम है, जैसे क्वेश्चन आया बड़ा बाबरनामा, बाबरनामा कौन 2 पेज का पड़ता है। बट हम कैसे जो है वो समझें कि हमारे नॉलेज को कैसे हम कनेक्ट करेंगे एग्जाम में, उसके ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नंदी वर्मन शैली के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपको दो चीजों से याद रखना है। नंबर वन, कि आपको पुराने एमपीपीएससी के पेपर जरूर अच्छे से करना है। अगर आपने जस्ट अभी इसके पहले 2022 का पीएससी का पेपर देखा हो, 2022 के पीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था पल्लव स्थापत्य कला पर, या पल्लव कला के ऊपर एक लेख लिखना था। वो बड़ा क्वेश्चन था, 11 नंबर का। यानी उसके 4 हिस्से थे, उसमें से एक कट कस करके उसने यहां पर इस बार पूछ लिया। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 2022 का पेपर दिया है, पल्लव स्थापत्य कला को लिखा है, नहीं लिख पाया, नहीं पढ़ पाया, तो उसके बाद अगर उसने पेपर एनालिसिस किया या उसका जो है वो नोट्स बनाया कि यार इस तरह के क्वेश्चन, तो उसके लिए तो ये मक्खन था, कुछ था ही नहीं। तो नंदी और वंश शैली, तो पहले तो सबसे पहले मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई ये है किससे। तो पहला तो हमारे सामने साफ है कि भाई ये पल्लव पल्लव स्थापत्य कला से ही लिंक है। मतलब हम वहां ये सब एग्जाम में नहीं कर, बट आप एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हो तो पेन जो है वो अगर कहा जाए चलाने से पहले दिमाग के अंदर पूरी एक स्टोरी क्रिएट करना पड़ती है, तब हम सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहला तो हमको ये बात साफ समझ पड़ा कि भाई ये पूरी जो प्रक्रिया है ये पल्लवों से संबंधित है, यानी हमको ये बात समझ पड़ा कि पल्लव स्थापत्य कला से। दूसरा, कि चूंकि ये जो शैली लिखा हुआ है, ज्यादातर अगर आपने कभी भी पल्लव आर्किटेक्चर को पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि वास्तुकला में मोस्टली मंदिर निर्माण में 4 शैलियां प्रचलित थी। पहली थी महेंद्र वर्मन, दूसरी थी मामल्य शैली, जिसके टेम्पल्स को आप महाबलीपुरम टेम्पल या मामल्लपुरम टेम्पल के नाम से जानते हो। तीसरी थी राज सिंह शैली, और चौथी जो थी उसको अपन बोलते हैं नंदी वर्मन शैली या अपराजित शैली। तो चौथी, अब आप खुद दिमाग लगाइए, मतलब एक कॉमन सेंस वाली चीज अपन सोचें कि 4 स्ट्रक्चर्स में मंदिरों का निर्माण हुआ है, ठीक है, यानी उसके बाद कोई शैली आई नहीं, यानी सीधी सी बात है कि सबसे आखिरी फेस उसका सबसे डिक्लाइन फेस होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, बीच का कोई भी चीज, आप इसको छोड़िए, कोई भी आप देखिए किसी भी चीज का जो बीच का फेस होता है वो मैच्योर फेस होता है। मतलब कोई भी चीज एकदम से नहीं आती, ऊपर जाएगा फिर डिक्लाइन फेस आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, मतलब वहां आप करोगे क्या, मतलब एक अप्रोच क्या बनाओ। ये तो आपको बता दोगे कि मंदिर के नाम लिखना है, कला लिखना है, ये तो आप यूट्यूब पे अभी सर्च कर लीजिएगा, वहां पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, वहां यहाँ मैं आपकी हेल्प उसमें नहीं करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपने जैसे अगर कहा जाए, आपको ये पता है कि महेंद्र शैली से प्रक्रिया शुरू हुई, और महेंद्र शैली से फिर जो बीच के जो फेज थे यानी मामल्य शैली और राजसिंह शैली। आप देखिए, आप कभी तमिलनाडु को पढ़ें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है वो रथ टेम्पल है, मामल्लपुरम के टेम्पल हैं, उससे अच्छे कोई मंदिर ही नहीं। यानी ये सबसे मैच्योर फेज था, सबसे अच्छा फेज था मामल्य जो अगर कहा जाए। ये अभी आपको वहां नहीं लिखना। फिर उसके बाद मामल्य और राजसिंह शैली के बाद जो है वो सबसे डिक्लाइन फेस आया यहाँ पर आखिरी में नंदीवर्मन। तो हमारे दिमाग में ये है कि नंदीवर्मन जो फेस था, जिसको अपराजित फेस भी कहा जाता है। अपराजित क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपराजित इस डायनेस्टी के जो है वो आखिरी राजा थे। और उसके बाद चूंकि वो डायनेस्टी पल्लव खत्म ही हो गए, और उस पूरे बेल्ट के आसपास के क्षेत्र पे धीरे धीरे चोल जैसी पावर खड़ी हो गई।
तो फिर जो है वो हम डिक्लाइन फेज। तो अब हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चंस आए, हमने देखा कि नंदी वर्मन शैली को हमने कहा कि पल्लव स्थापत्य कला के चार अलग अलग अगर कहा जाए शैलियों में सबसे अंतिम शैली को नंदी वर्मन या अपराजित शैली कहा जाता है। इस शैली को यह नाम इस वंश के शासकों के नाम पर, नंदी वर्मन और अपराजित नाम का जो शासक था उसके नाम पर इस शैली को नाम मिला। अब चूंकि डिक्लाइन हो गया, यानी फेज सबसे आखिरी में आ गया, मतलब अगर आपने पढ़ रखा है इस तरह से, तो अब आपको चूंकि आपको लिखना कितना, मतलब यार 60 शब्द में लिखना, 20 शब्द तो यही हो गए। थोड़ा जो अगर कहा जाए आपके दिमाग में अगर एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही, तो 7th 8th 9th सेंचुरी आप अंदाज से भी जो है वो 8th और 9th सेंचुरी के दौरान ये डिक्लाइन फेज था, ये अपन वहां पे लिख सकते हैं कि इस समय। दूसरा, कि जब चूंकि डिक्लाइन लिख रहे हैं तो कोई भी, जब स्थापत्य कला में कोई चीज जब धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है तो उसके अंदर भव्यता खत्म हो जाती है। नंदी वर्मन शैली के जो मंदिर थे उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो पहले मामल्लपुरम के रथ टेम्पल थे उसमें बड़े कैंपस में मंदिर बनते थे। मंदिर स्थापत्य कला में बहुत सारे आपको रथ मिलेंगे, मंडप मिलेंगे, वॉल के ऊपर जो अगर कहा जाए रॉक कट जो है वो पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिलेंगी। ये सब भव्यता आपको बीच के जो फेस थे मामल्लपुरम या इस तरह के फेसेस में मिलेंगे। बट धीरे धीरे नंदी वर्मन शैली के आते आते राजा इतने कमजोर हो गए, युद्धों में इतने उलझ गए, ठीक है, आसपास चोल जैसे एम्पायर खड़ा होना शुरू हो गए, तो उनके मंदिर छोटे हो गए। स्ट्रक्चरल मंदिर तो थे, पत्थरों के थे, लेकिन मंदिर किसी कैंपस में नहीं थे। जैसे अगर आप कांचीपुरम चले जाए, नंदी वर्मन स्टाइल के सबसे अच्छे मंदिर हैं कांचीपुरम में। आप कांचीपुरम के अगर आप मंदिरों को देखोगे, आप एक कैंपस के रूप में मंदिर को नहीं देख सकते। कांचीपुरम को कभी आप पढ़िए, इंटरनेट के ऊपर 1000 टेम्पल्स हैं। आज भारत में मंदिरों के लिए अगर कोई शहर जाना जाता है तो कांचीपुरम, कभी पढ़िए आप इंटरनेट पे ढूंढिए, उसमें लिखा है 1000 ऑफ टेम्पल्स इन कांचीपुरम। अब 1000 से ज्यादा टेम्पल, इसका क्या मतलब है कि मंदिर कैंपस में नहीं थे, जहां जगह मिली वहां आपने मंदिरों का निर्माण कर दिया। ज्यादातर मंदिरों को बनाने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। मंदिरों के आसपास जो अगर कहा जाए बड़े कैंपस जैसे प्रदक्षिणा पथ, मंडप आदि का अभाव जो है वो देखना हमको मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे अंततः अगर कहा जाए कि मंदिर स्थापत्य कला का ये चरण जो है वो खत्म हो गया, और इसके स्थान पर चोल। अब चोल, कोई भी राजा अगर मान के चलिए नई डायनेस्टी खड़ा करेगा तो निश्चित रूप से पुरानी कला को वो ग्लोरी पर पहुंचाएगा। तो चोलों को देखो, आज आप द्राविड़ स्टाइल जिसको बोलते हैं ना, चोलों की देन। तो हम जब उसको कंक्लूजन में लिखेंगे तो आप ये भी लिखोगे कि नंदी वर्मन शैली के जो मंदिर थे उनमें भव्यता का अभाव देखा गया, ठीक है। जो मंदिर के बाहरी सरफेस थे उसके ऊपर बड़ी भव्य अगर कहा जाए मूर्तियों का अभाव देखा गया। मंदिरों में कैंपस जो अगर कहा जाए उसका अभाव देखा गया, जैसे प्रदक्षिणा पथ है, मंडपम है, ठीक है, इन सब का गोपुरम है, भव्य गोपुरम आपको कहीं किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि था ही इतना फंड ही नहीं था राजाओं के पास। और अंततः फिर आखिरी में कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि नंदी वर्मन शैली की जिस शुरुआत को हम नंदी वर्मन नाम के राजा से शुरू करते हैं, वो अंततः अपराजित नाम के राजा, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था, के शासनकाल के आते आते, ठीक है, अपने डिक्लाइन फेज पर आकर खत्म हो गई। और इसको जो है वो अगर कहा जाए एक्वायर कर लिया इस पूरी शैली को किसने, चोलों ने। और चोल मंदिर कला से ही द्रविड़ कला को जो पहचान मिली, ये कंक्लूजन लिख दोगे। अब इसमें होता क्या है, देखो जो कॉपी चेक करने वाले ना, वो हिस्ट्री वाला, उसको ये चीज ज्ञान होता है यार पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, शैली का फेज कौन सा है। अब अपन पता चले कि कहानी कितने जो मंदिर बना रहे हैं वहां पे चित्र बना रहे हैं, वो जरूरत नहीं। तो अभी आपके दिमाग में ये बात साफ हुई होगी कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नेचर वाइज दो जगह हेल्प कर सकता है। अगर आपने 2022 का पेपर दे रखा है, वेल गुड है, उससे तो लिंक हो ही गया। नहीं दिया है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब आता है प्लासी और बक्सर के युद्ध में संक्षिप्त जो है अगर कहा जाए तो, अब आप सोचिए, आपको लाइन कितनी दे रहा, 10 लाइन दे रहा मोटे मोटे, 10 से 11 लाइन। अगर आप, ये मैंने उसी पैटर्न पे सेट कराया आपको। अब इस लाइन में आपको कंपैरेटिव स्टडी करना कैसे करोगे, तो आपकी कंपैरेटिव स्टडी में वही मैं जो हर बार बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें तो आपके दिमाग में जो वो फ्रेम हो गई। मतलब एक तो आपने आउटलाइन बना लिया। आउटलाइन का मतलब है आपके दिमाग में ये खाका क्लियर होना चाहिए कि प्लासी जो है वो कहाँ हुआ, ठीक है, बक्सर कहाँ हुआ, किस किस के बीच में हुआ अगर कहा जाए। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, बैटल ऑफ प्लासी है ना 23 जून 1750, मतलब अगर अपन एक रफ कंपेरेटिव स्टडी स्टडी करें तो हमारे दिमाग में पहले तो रफ जो अगर कहा जाए तुलनात्मक रूप यहीं से शुरू हो जाता है। भाई प्लासी का जो डेट माना जाता है वो 23 जून 1757 माना जाता है, ये प्लासी का। और बक्सर का माना जाता है 22 और 23 अक्टूबर 1764। अब प्लासी के साथ ये थी कि प्लासी डायरेक्ट जो है अगर कहा जाए ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच, जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में यानी सिराजुद्दौला के बीच में जो है अगर कहा जाए एक छोटी सी अगर कहा जाए झड़प थी।
वो एक प्रकार की बैटल थी, यानी उसको अपन वॉर तो कहते तो गलत है, वो जो युद्ध है कि लिख रहा है ना, वो वॉर नहीं है एग्जैक्टली, वो बैटल ही है अपने आप में। इसीलिए आप बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ही पढ़ते हो, है ना, वॉर ऑफ प्लासी और बक्सर नहीं पढ़ते हो। बहुत भीषण युद्धपात नहीं हुआ है इसके अंदर, वो लिख, पेपर सेटर को भी गूगल ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो वो एक बैटल थी। बैटल क्या, यहां पर क्या आ गया, एक तो अपने पास समझ पड़ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस अगर कहा जाए, यहां पर आ गए नवाब, ये अपने पास। लेकिन अगर बक्सर को देखोगे तो बक्सर थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड फेस। बक्सर जस्ट लाइक अभी की चुनावी प्रक्रिया, पहले चुनाव लड़ते थे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आज लड़ती है अलायंस। तो बक्सर जस्ट लाइक एन अलायंस, इसमें मुगल सम्राट भी थे, इसमें अवध का नवाब भी था, इसमें बंगाल का नवाब भी था। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, मिर्जा जो है वो अगर कहा जाए नजफ खान, ये अलायंस थी। तो अब आपके सामने आ गया कि जो बक्सर का युद्ध है वो ज्यादा निर्णायक रहा। उसका कारण है कि इसमें पूरी अलायंस को इन्हें रहा है, तो इनडायरेक्टली ये शासन में है। तो बक्सर में जब आप लिखोगे तो एक तरफ तो जो अगर कहा जाए ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, यहाँ पर अपन ने जो अगर कहा जाए ये लिख लिया। बेटा मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन इस तरफ अपने सामने अगर कहा जाए, मतलब वहां आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार क्या कंपेरेटिव, एक्चुअली ये अलायंस थी। इसमें मुगल सम्राट को बीच में ले आ गया, मीर कासिम को लेके आ गया शुजाउद्दौला को लेके आ गया, यहाँ पर अगर कहा जाए ये। तीसरा, जो प्लासी का युद्ध था वो केवल और केवल, जैसे अलीनगर की संधि हुई, प्लासी का युद्ध जो है वो अगर कहा जाए, वो उस संधि में केवल ये था कि भाई आप हमसे युद्ध लड़े हो। अंग्रेजों ने कहा जो है वो नवाब से कि भाई आप हमसे युद्ध लड़े हो तो आप उस युद्ध की क्षतिपूर्ति दो। यानी ये केवल एक फाइनेंशियल रिसोर्सेस को लेकर, वित्तीय चीजों को लेकर और रिवेंज को लेकर। आप ये भी लिखिए, प्लासी का युद्ध एग्जैक्टली जो ब्लैक होल की घटना थी उसका एक बदला भी था। प्लासी की जो घटना है वो ब्लैक होल की घटना का। लेकिन अगर आप बक्सर को लिखोगे तो बक्सर में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट 1765, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकंड 1765, इसमें जो है अगर कहा जाए कि भारत के अंदर अंग्रेजों का इनडायरेक्ट जो है वो शासन भी जो है वो बक्सर के युद्ध से शुरू हुआ। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है कि इलाहाबाद की संधि से कानून या लॉ जो सिस्टम था वो नवाब के पास रहेगा, लेकिन जितने दीवानी राइट्स, बंगाल बिहार उड़ीसा, वो सब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए। जिसको अपन आम भाषा में क्या कहने लगे बाद में, द्वैध शासन, ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में जमीन आसमान का अंतर। अगर आपने देखो ऐसा है कि आपके पास जो नॉलेज हो ना ना, आप सबको, सब इस क्लास में जितने लोग सुन रहे हैं, मुझे समझ लगता है कि सबने ये पढ़ा होगा, बट उसको कैसे आप आपस में लाओगे और जोड़कर एक अच्छा कंटेंट निकालोगे। तो प्लासी में आप खुद को ये मालूम है ना कि प्लासी के परिणाम में कहीं कोई अंग्रेजों के पास बहुत बड़े एम्पायर को एक्वायर नहीं कर लिया कुछ। लेकिन आप सोचो, बक्सर के युद्ध से मुगल एम्पायर खत्म ही हो गया, क्योंकि मुगल्स पेंशन पे चले, शाह आलम सेकंड को पेंशन दे दी उन्होंने, उसके बाद तो जो अगर कहा जाए पेंशन पे ही रहे मुगल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली, तो ऐसे कंपैरेटिव स्टडी में अब इसमें नंबर कैसे मिलते हैं समझे। पहले तो नंबर जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, वो ये देखता है कि आपके पास कंटेंट कितना सॉलिड, मतलब आपको क्या डेट्स पता है, जैसे 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764। क्या आपको पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किनके बीच हो रहे थे, मतलब उस समय कौन सी पावर्स थी जो आपस में लड़ रही थी, ये आपको पता है कि नहीं। मतलब आपके सामने ये चीज पता होना चाहिए कि मीर जाफर कौन था, मणिक चंद कौन था, जगत सेठ कौन था। कभी आप बक्सर को पढ़ेंगे, प्लासी को पढ़ेंगे, तो आपको ये सब नाम मिलेंगे सुनने को। तो इनको अगर बीच में डाल दिया तो आपको जो है वो काफी जो है वो हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से हम अगर यहाँ लाइन खींच के भी लिख रहे हैं, तो लाइन खींचते समय भी हम इस बात का उल्लेख जरूर करें कि जब हम बक्सर लिखें तो बक्सर में हम टिटी ऑफ इलाहाबाद लिखें। ठीक है, जब हम प्लासी लिखें तो हम यहाँ पर जो अगर कहा जाए उसके रिजल्ट में मीर जाफर, बंगाल का प्रथम खिताबी नवाब कहा जाता है, फर्स्ट टाइटर नवाब ऑफ बंगाल जो अंग्रेजों ने बिठाया यहाँ पर, ये हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम वॉर लिखें तो अगर हम प्लासी लिख रहे हैं तो रॉबर्ट क्लाइव, मेजर आयर कूट के नाम लिखें। जब हम बक्सर लिख रहे हैं तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है वो हेक्टर मुनरो ने युद्ध लड़ा, वहां अंतर है। और ये सब आपने वन लाइन फैक्ट में याद कर रखे होंगे, कभी आप बक्सर को पढ़ेंगे इंटरनेट पे ढूंढिए, बक्सर का युद्ध किसने लड़ा था, तो क्लाइव की ओर से हेक्टर मुनरो को भेजा उसने, यहाँ पर आयरकूट को भेजा उसने। तो इस तरह से जो अगर कहा जाए ये तुलनात्मक है। बट तुलनात्मक परिचय में क्या होता है, आंकड़ों की जरूरत से ज्यादा अप्रोच की जरूरत पड़ती है, तो अप्रोच के ऊपर जाना। अगला परिवार परिव्राजक वंश है ना, अब ध्यान से समझिएगा।
जितनी नई डायनेस्टी, आप इसमें एक बार मेरे लिए, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको सही जगह ले जाना है मुझे, अभी 4-5 दिन पहले मैंने फर्स्ट पेपर में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उसमें क्या पढ़ना है ये करा। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर है आपका, उसमें जो नए क्वेश्चन जितने भी टॉपिक जुड़े वो सब आपको अभी एग्जाम हॉल में दिख जाएंगे। उसको ध्यान से वीडियो को देखने के बाद आप फील करिए कि हाँ यार ये चीज बताई गई, ये यहाँ से यही आएगी और क्यों आई है वो समझे। तो हमें दिख रहा है कि यार मध्य प्रदेश के सिलेबस में उन्होंने नागवंश, ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, मेत्रक वंश, कच्छप घात वंश, ये नए डायनेस्टीज को, उच्चकल्प वंश, सब कुछ हो। अब हमको, चूंकि उसने ये कोई तुलनात्मक एनालिसिस कुछ नहीं कहा, उसने सिंपल टिप्पणी की बात करी। तो हम, हमारे सामने पहले तो ये है कि परिव्राजक वंश जो है, जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं ये ध्यान रखिएगा, तो हिस्ट्री की कहानी जो होती है ना, किसी बड़े से जो है वो कंपेयर हो सकती, किसी बड़े से कंपेयर होती है। बड़े से कंपेयर कैसे होती है? जैसे मान के चलिए आज इटारसी का कोई लड़का है, ठीक है, और वो दिल्ली में खड़ा हुआ और कोई पूछे कहाँ से हो, वो कहे इटारसी। तो इटारसी कहाँ, तो क्या बोलेगा, अरे वो विवेक सागर जी है ना, ओलंपिक में जिन्होंने हॉकी में जो है उनको मेडल दिलाया, उनके शहर से हूँ। अच्छा, उनके शहर से। कंपेरेटिव स्टडी, इतिहास जो है अगर कहा जाए तुलनात्मकताओं के ऊपर टिका हुआ है। तो परिव्राजक वंश जब खड़ा हो रहा था, उस समय गुप्त राजाओं का शासन था, यानी गुप्त काल में जो छोटी छोटी डायनेस्टीज थी स्थानीय, उनमें से एक वंश हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना के आसपास की बेल्ट में परिव्राजक, ये पहला हो गया। दूसरा, मतलब आपकी जो कहानी शुरू होगी वो ऐसे ही होगी कि प्राचीन काल में, जो अगर कहा जाए गुप्त काल के समकालीन मध्य प्रदेश में, एक स्थानीय वंश के रूप में परिव्राजक वंश के राजाओं ने पन्ना और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। यहाँ के मुख्य राजा में जैसे अगर कहा जाए कि राजा दामोदर का नाम ले लो, या प्रभंजन का नाम ले लो, हस्तिन का नाम ले लो, संक्षोभ का नाम ले लो, ये महान राजा थे सब जो अगर कहा जाए परिव्राजक वंश के। ये एक तरफ हो गया। दूसरा कि चूंकि अब वो टिप्पणी की बात कर रहा है, मतलब आपको 50-60 शब्द में ये भी बताना पड़ेगा कि भाई जिस वंश के बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअल उसकी जानकारी कहाँ से मिल रही। तो आप ये मतलब शुरुआत ऐसी करोगे कि वर्तमान जो बुंदेलखंड में पन्ना के आसपास जो अगर कहा जाए हमें कई अभिलेख मिले जो गुप्त काल से संबंधित माने जाते हैं, उनमें से एक दो के नाम, जैसे अगर कहा जाए राजा हस्तिन का खो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जो आप लोगों ने सुना होगा है ना, ये खो जो है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है। इसमें हमको परिव्राजकों के बारे में, उनकी वंशावलियों के बारे में अच्छे से ज्यादा जानकारी जो है मिलती है। जबलपुर से हमको जो है वो एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, मझगांव से एक हमें जो है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है। जो राजा संक्षोभ थे उनका जो अगर कहा जाए हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला है। तो कोई ज्यादा लिटरेचर नहीं मिला उस समय, ऐसे भी लिटरेचर में स्थानीय राजाओं को बहुत महत्व नहीं दिया गया यहाँ पर। दूसरा अगर कहा जाए कि भाई आप ये मान के चलिए गुप्त काल में सबसे महान राजा है जिसने पूरे इस पूरे बेल्ट को एक्वायर कर रखा था, वो कौन था? समुद्रगुप्त। तो हम वहाँ ये भी लिखेंगे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी हमें परिव्राजक वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हमारी कहानी कैसे सिंपल जो शुरू हुई। पेपर सेटर को पहले हमने प्रूफ किया, ठीक है, मतलब जो कॉपी चेक करने वाला उसको ये सिद्ध करा कि भैया हम ये बताना चाह रहे हैं कि परिव्राजक गुप्त काल के समकालीन थे। उसको लगा हाँ यार ये बढ़िया बात है। तो ये अब आपके दिमाग में ना चले तो फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी, फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी, ये अंदाज मार सकते कि फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी के दौरान मध्य प्रदेश में जो है अगर कहा जाए भारत के गुप्त साम्राज्य के समकालीन एक स्थानीय जो है अगर कहा जाए वंश था जिसे परिव्राजक वंश के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसका उल्लेख गुप्त काल के राजाओं के अभिलेखों में, जैसे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी जो अगर कहा जाए वन राज्यों के रूप में इसका उल्लेख मिला। इसके अलावा इस वंश के राजाओं के अभिलेखों से हमें इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे छंचोब इंस्क्रिप्शन, जबलपुर इंस्क्रिप्शन, खो इंस्क्रिप्शन, ये जो अगर कहा जाए जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि इस, अब पता क्या चलता है, अब पता खाली पन्ना लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिससे पता चलता है कि वर्तमान, अब खाली ऐसा नहीं कि पन्ना है तो पन्ना में ही शासन कर, ये ध्यान रखिएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो वर्तमान बुंदेलखंड की सीमाएं हैं उसमें पन्ना और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर परिव्राजक वंश का शासन जो है वो रहा हो। यहाँ पर ये परिव्राजक वंश का जो अगर कहा जाए शासन अब रहा होगा, बस ये इतना अपने को लिखना। तो इस तरह से हम ये बात समझ सकते हैं। दूसरा, अभिलेख कहाँ मिले? खो, जबलपुर, मझगांव, बैतूल में भी एक इंस्क्रिप्शन मिला। तो हम ये मान सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र का विस्तार इनका रहा होगा, या यहाँ तक जो है वो शासन व्यवस्था से जो अगर कहा जाए जुड़े हुए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको लिंक करने हैं। अब हम सोचेंगे वन लाइन में लिख दें और आंसर हो जाए, तो वो अब मुझे नहीं लगता कि जो अगर कहा जाए संभव है। अब राजा धंग का यहाँ क्वेश्चन अलग है। ऊपर वाले में सिंपल टिप्पणी थी,
यहाँ पर ओवरऑल मूल्यांकन करना, एक राजा मतलब ओवरऑल मूल्यांकन का मतलब क्या है, एज ए राजा भी देखना है, ऐसे अगर कहा जाए उसको सेनापति भी देखना है, साम्राज्य निर्माता भी देखना है, अपने जनता के हित के लिए उसने क्या काम किए वो भी देखना है, कला संस्कृति को जो है अगर कहा जाए कैसे संरक्षण दिया वो भी देखना है। यानी जब हम ओवरऑल मूल्यांकन करते हैं, हमेशा ध्यान रखें मूल्यांकन वाला जो प्रश्न होता है उसमें हम हर एक फैक्ट की बात करते हैं, वो क्या सही था क्या गलत था, ओवरऑल उसका रिजल्ट क्या था। जैसे कई बार होता है ना कि ओवरऑल कितनी रेटिंग आप देंगे, तो कहते हैं कि ओवरऑल हम 5 देंगे या 6 देंगे। अब प्रश्न है धंगदेव, धंगदेव जब भी आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा उन्होंने ये बात आपको जरूर बताई होगी कि जब हम चंदेल या जिजाक भुक्ति के चंदेल राजाओं की बात करते हैं तो वो यशोवर्मन जो था, अभी एक क्वेश्चन दो लिंक कर लिए उसने, ठीक है, यशोवर्मन के बाद यशोवर्मन तक के जो राजा थे, एक्चुअल अगर कहा जाए कि वो राजा बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट राजा नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उनको एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपीरियर किंग के रूप में नहीं देखा। यशोवर्मन के बाद जब अगर कहा जाए धंग का शासन आया, लगभग 950 एडी के आसपास का जो समय धंग का माना जाता है, ये वो समय था जब एक्चुअल चंदेल जो है वो अपनी ग्लोरी की ओर बढ़े। तो आपको जब भी अगर कहा जाए कि क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात हमेशा जो है वो बताने की कोशिश करी, और वो ये है कि आप कभी भी आर्टिकल को लिखोगे तो उसको ये बात जरूर प्रूफ करोगे कॉपी मतलब चेक करने वाले को कि भैया देखो ऐसा है मेरे पास चीजें हैं, और मुझे अगर कहा जाए व्यवहारिक रूप से भी ज्ञान है। तो आप आगे पीछे के अगर कहा जाए शासकों से अपनी जो अगर कहा जाए आर्टिकल को शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, कॉपी चेक करने वाले को लगेगा यार एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा। तो जैसे एक होता है, क्या आप में से कोई शुरू करता है कि भैया धंग जो है अगर कहा जाए चंदेल डायनेस्टी का सबसे महान शासक जो है वो माना जाता है, यहाँ पर एक एक ऐसे शुरू करते हैं, नंबर जरूर देता, हम थोड़ी मना कर रहे हैं कि जो अगर कहा जाए कि नंबर नहीं देता, लेकिन अगर कहा जाए अगर आप उसकी जगह लिखते कि चंदेल वंश के शासक यशोधर्मन के बाद 950 एडी में धंग जो है वो अगर कहा जाए राजा बने जिन्हें धंगदेव कहा जाता है। ये चंदेल वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। चंदेल वंश को वास्तविक स्वतंत्रता धंगदेव के शासनकाल में ही जो है वो मिलना आरंभ हुई। और अब जब ऐसा लिखते तो उसको ये पता चलता है कि यार इसको ये पता है कि इसके पहले कौन था, उसको पता है कि इसके पहले कौन था, कि यशोवर्मन था, यशोवर्मन के बाद जो अगर कहा जाए धंग के हाथ में सत्ता जो है। और आपको क्यों पूछ रहा है समझो, कॉपी चेक करने वाला ध्यान से समझना, मैं आपको दिमाग भी देना चाह रहा हूँ चीजों में, जिसने पेपर सेट किया है ना उसने यशोवर्मन जहां से उठाया है उसी के नीचे से धंग उठाया है। तो यशोवर्मन की कहानी वाले आर्टिकल में ही उसने धंग को डाला होगा, क्योंकि वो उधर 2 नंबर में है, ये इधर 7 नंबर में। तो ये आप ये याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में जो है वो गड़बड़ी होगी। तो कभी भी जो महान शासक होते हैं किसी भी डायनेस्टी, जितने भी महान शासक होते हैं, यानी आप अगर राजा भोज लिख रहे हैं तो राजा भोज के पहले आप और बाद के शासकों का उल्लेख आपको होना चाहिए कि वागपति मुंज के बाद कब सिंधु राज आया और कब राजा भोज आया, तब जाके कहीं नंबर वो चेक करने वाले को लगता है कि हाँ यार कंसेप्ट देखो। मैंने बार बार बोला ना कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको कितना ज्ञान है दिमाग में वो थोड़ी, कॉपी में अगर शब्द नहीं है तो वो प्रूफ कैसे होगा। तो हमने ये देखा कि धंगदेव के हाथ में सत्ता है एक्चुअल जो अगर कहा जाए, फिर उसके बाद यही लिखी कि धंगदेव ने जो अगर कहा जाए कि चंदेल डायनेस्टी को एक्चुअल जो स्वतंत्रता है वो धंगदेव के शासनकाल में जो है वो मिलना आरंभ हुई। धंगदेव के ही शासनकाल के दौरान जो है वो कई बड़े विश्व जो है वो प्रसिद्ध जो है वो मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जैसे खजुराहो के अंदर जो विश्वनाथ टेम्पल है वो हम ये बोल सकते हैं कि धंग के शासनकाल के दौरान जो है वो बनवाया गया। ऐसे करके ये आर्टिकल लिखे तो आप आसानी से जो है अपने समकालीन शासकों के साथ जो है उसने संघर्ष भी किया। तो अब उसमें जो है वो आर्टिकल जो है अगर कहा जाए ये हो गया, लिंक हो गया यहाँ पर। और फिर आखिरी में जो अगर कहा जाए ये लिख दोगे कि धंगदेव की मृत्यु के बाद जो अगर कहा जाए उसका पुत्र गणदेव जो है वो शासन में रहा। ये आप कंक्लूजन में अगर एक लाइन ये भी लिखना चाहो तो कोई वो नहीं, तो उसको लगेगा कि यार ये मूल्यांकन कर रहा है और धंग की सत्ता किसको सौंपने की बात कर रहा है जो अगर कहा जाए गणदेव को। तो हमारे पास आर्टिकल संतुलन में कैसे आता है उसके पीछे की प्रक्रिया ये है कि आप उसमें से अब क्योंकि देखो 6 लाइन में ही तो लिखना है, अब 6 लाइन में अगर कहा जाए लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो 6 लाइन के अंदर तो इतना ही जो है वो लिख सकते हैं, बाकी तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पर। अब व्यापारियों के मध्यम वर्ग के उदय को समझाइए ना, एक्सप्लेन द राइज ऑफ मिडिल क्लास बिजनेसमैन, है ना। अब बड़ा प्रश्न है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ, हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने पेपर को नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी।
व्यापारियों का मध्यम वर्ग है ना, व्यापारी वर्ड है, बिजनेसमैन की बात कर। अब समझने की कोशिश करते हैं मध्यम वर्ग क्या है। देखिए पहले प्राचीन काल से ही बात करते हैं, लेकिन चूंकि हम ये मान के चलें कि इतिहास में अगर वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसके आगे पीछे कहीं अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन को लिंक करने की कोशिश कर रहा है। मॉडर्न इंडिया के साथ जो है वो क्वेश्चन को लिंक करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे भी जिस जगह पर क्वेश्चन अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखेंगे, तब भी हमें ये मॉडर्न इंडिया से ही क्वेश्चन जो है वो लिंक हो। तो हमें उसी के रिस्पेक्ट में बात करना है। तो सबसे पहले तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, तो अगर मान के चलो आपको कुछ नहीं समझ पड़ रहा तो क्या करें। मध्यम वर्ग पहले तो समझिए, जैसे आज के समय में हम देखें, एक है बिल्कुल पूंजीपति वर्ग जैसे अडानी अंबानी, ये जो बड़ा वर्ग है, और एक है बिल्कुल श्रमिक वर्ग। इन दोनों के बीच में आता है मध्यम वर्ग। इस क्लास में अगर मुझे आप देखोगे तो एक शिक्षक होने के नाते में मध्यम वर्ग की डेफिनेशन, तो कोई शिक्षक हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, ठीक है, कोई जो अगर कहा जाए डॉक्टर हो सकता है, ये सब मध्यम वर्ग की डेफिनेशन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। अब अगर कहा जाए कि इसने तो व्यापारियों के रूप में ही जो है वो बात करी, तो व्यापारियों के रूप में हम कैसे देखें। तो सब जो 17th और 18th सेंचुरी के दौरान जब यूरोप धीरे धीरे बदल रहा था, मतलब आपकी कहानी यूरोप से लिंक करना पड़ेगी आपको, क्योंकि कहीं वो इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो यूरोप तो जाना ही पड़ेगा। तो आप ये बताओगे कि 18वीं शताब्दी के दौरान दौरान जब यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, तो उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने अगर कहा जाए कि जो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच एक नए वर्ग का जो है वो उदय किया, और इस वर्ग का उदय का प्रभाव जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ा। ये जो वर्ग था ये मध्यम वर्ग था। इस वर्ग ने जो अगर कहा जाए व्यापारियों के एक नए वर्ग को जो है वो यहाँ पर खड़ा कर दिया। जैसे अगर हम बात करें कि अब भारत के अंदर बात करें, तो जो साहूकार थे वो कैसे खड़े। आपने देखा होगा कि साहूकार ना तो जो अगर कहा जाए बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, ना तो लेबर थे, उनके बीच में अगर कहा जाए एक वर्ग के रूप में काम कर रहे थे। तो व्यापारियों के रूप में मध्यम वर्ग का मतलब है कि जब भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद के जो सामान या उत्पाद जब आए, तो उन उत्पाद को सोसाइटी के अपर और लोअर क्लास तक ले जाने के लिए एक अलग से वर्ग जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया, और ये मध्यम वर्ग रहा। मध्यम वर्ग के उदय का सबसे बड़ा कारण भारत में ये था कि इस वर्ग को अंग्रेज जो है वो अगर कहा जाए कि संरक्षण प्राप्त। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा भारत के अंदर मध्यम वर्ग और मध्यम व्यापारी वर्ग, इसलिए व्यापारी वर्ग जो है अगर कहा जाए बहुत ज्यादा, कभी भी आप देखिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था उसमें, बहुत ज्यादा कि अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए गए उत्पाद, उनकी फैक्ट्रीज में बनाए गए या मैन्युफैक्चर्ड उत्पाद भारत के अंदर इन्हीं व्यापारी वर्गों के द्वारा अगर कहा जाए कि आम आदमी तक पहुंचाए गए। जस्ट लाइक आज ई कॉमर्स कंपनी खत्म हो जाए तो कितना जो है वो तकलीफ हो जाएगी। आप ये मान के चलिए वो मिडिल वर्ग की भूमिका में, व्यापारी वर्ग की भूमिका में आज ई कॉमर्स कंपनी है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लिखना कैसे शुरू करेंगे। और अब आंख बंद करके पहले तो समझना है कि यार 60 शब्द लिखना है और नंबर भी लेना है। तो नंबर कैसे लेना है कि आप, अगर मैं इसको प्राचीन काल से शुरू करता, चेट्टी सेट्टी गुप्त काल से, तो नंबर मिलते ही नहीं, क्योंकि उतनी जगह ही नहीं। तो हमारी कहानी यहीं से आती, मतलब अगर मैं लिखना शुरू करता तो मैं ऐसे ही लिखता ना कि भारत में 18th सेंचुरी के दौरान, ठीक है, ब्रिटेन से शुरू हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो है वो परिणाम जो है वो देखना प्रारंभ हुआ। ये वह समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौरान भारत के अंदर एक और नए वर्ग का या व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जिसको हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं, जिसमें साहूकार व्यापारी बनिए जो अगर कहा जाए कि लोग थे, उन्होंने नए रूप में अगर कहा जाए कार्य करना शुरू किया। वह समाज के उच्च वर्ग और मध्यम मतलब निम्न वर्ग के बीच में एक कड़ी की भूमिका में आने लगे। सामान और उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो है वो अगर कहा जाए काम करने लगे। और इस मध्यम वर्ग ने जो अगर कहा जाए अपने मुनाफे या कमीशन से अपने आप को संभ्रांत वर्ग की तरह जो है वो, या एलाइट क्लास की तरह जो है खड़ा करना शुरू किया। धीरे धीरे मध्यम वर्ग के अंदर कुछ और वर्ग भी जो है वो व्यापारी वर्ग से जो है वो जन्म लेने लगे, यानी व्यापारी। अब आप सोचिए कि जैसे व्यापारी वर्ग था, सोचिए ध्यान समझिएगा, व्यापारी वर्ग के पास पैसा ज्यादा, क्योंकि घड़ा खरीदा 5 रुपए में और बेचा जो है अगर कहा जाए सम्रांत को 500 रुपए में। तो व्यापारी वर्ग ने अपने बच्चों को शिक्षा दी, व्यापारी वर्ग ने समाज की जो पुरानी पुरातन समझ विचारधाराएं रूढ़ी चली आ रही थी उससे अपने आप को बाहर निकाला। ये सब मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ। आप कहीं भी अगर पढ़ेंगे तो यही मिलेगा। तो मेरा हमेशा ये मत रहता है कि भाई प्रश्न को करते समय आप आंसर तक, अभी मैं यहाँ पर ये लिखूं कि सैली लिख दो, फलाना लिख दो, ठिकाना लिख दो, वो मुझे नहीं समझ। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तब आप एग्जाम के अंदर जो है वो लिखेंगे। अब जैसे ये टिप्पणी लिखा, अब क्या क्या लिखूं मैं। भाई पहले तो आपको ये, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
के शिवाजी उत्सव पर टिप्पणी लिखने को कह रहा है वो, इतनी लाइन में। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, यानी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय शांति के जनक। बाल गंगाधर तिलक वो पहली पर्सनालिटी थे जिन्होंने, मतलब ये लिखना नहीं, पहले दिमाग हमेशा मुश्किल से 10-12 सेकंड में दिमाग को रिकॉल करने के ऊपर रख, कि मैं क्या क्या चीजों को आपस में कंपाइल करूंगा, जोड़ूंगा, और उसके बाद फिर डिलीवर्ड करूंगा। ठीक है, बफरिंग नहीं होना चाहिए। एग्जाम, मेंस के एग्जाम में बफरिंग नहीं होती कि पेन रुक गया फिर लिख रहे, तो एक तो टाइम कंज्यूम होगा, पेपर हाथ से छूट जाएगा, कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और जो चीज लिखना चाह रहे हो जब शब्द खत्म हो गए तब याद आया कि जो मुझे लिखना था वो वहां रह गया। तो एक्चुअल अगर बाल गंगाधर तिलक को देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक शिवाजी के सिद्धांतों के ऊपर काम करते थे। वो चाहते थे कि हम राष्ट्रवाद को लेकर आए, लोगों के अंदर देशभक्ति की। देखो महाराजा छत्रपति शिवाजी के क्या सिद्धांत, वो हमेशा नेशन फर्स्ट की बात करते थे, राष्ट्र सर्वोपरि। शिवाजी महाराज चाहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर जो है वो देश भावना हो, देशभक्ति हो, राष्ट्रवाद हो। कभी आप उनकी सेना को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी सेना का जो मूल आधार था वो इतने युद्ध कैसे जीते, क्योंकि सेना के अंदर देशभक्ति सबसे पहले थी। नेशन फर्स्ट, सबसे पहले मेरा राष्ट्र जो अगर कहा जाए जो है वो पहले नंबर पे। तो शिवाजी महाराज जो थे वो एक राष्ट्रवाद की बात करते थे, लोगों को एक करने की बात करते थे। उनकी सेनाओं में आपको दूसरे धर्म जाति समुदाय के लोग भी मिलेंगे, इसीलिए वो समाज के हर वर्ग जाति धर्म को एक माना करते थे यहाँ पर। और विदेशी शक्तियों से उस समय अगर कहा जाए मुगल से लड़ रहे थे, तो इस समय लोकमान्य तिलक का लगा कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ। तो हम ये कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में, आपको 1894-95, क्योंकि वो 1894 में शुरू किया उन्होंने, पहला बड़ा सेलिब्रेशन 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई। उन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो अगर कहा जाए रायगढ़, अब आपको मालूम होगा छत्रपति शिवाजी ने बहुत कम समय के लिए जो है एज ए अगर कहा जाए किंग रहे, केवल 6 साल, 1674 में, ये लिखना नहीं, बट लेकिन आपका दिमाग का कंसेप्ट अगर लिंक है तो आप आंसर तक गए। सबको मालूम है कि शिवाजी जो है शुरू में एक स्वतंत्र राजा की तरह नहीं, वो छोटे छोटे जो किले थे, गढ़ थे, उनके ऊपर अपना आधिपत्य रखते थे और वहां से जो है शासन करते थे। उसके कुछ गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़े। गंभीर परिणाम का मतलब है कि शुरुआत में जैसे करके आ जाए, मजबूरी में उनको टीटी ऑफ पुरंदर साइन करना पड़ा। लेकिन आगरा की यात्रा के बाद शिवाजी महाराज को ये चीज समझ पड़ गई कि अगर राष्ट्र को एक रखना है, देशभक्ति को बनाए रखना है, और इस राष्ट्र पे विदेशी शक्तियों को जो अगर कहा जाए अधिकार नहीं करने देना है, और राष्ट्र की कला संस्कृति का संरक्षण करना है, तो मुझे एक स्वतंत्र सार्वभौमिक राजा के रूप में अपनी पहचान खड़ी करना पड़ेगी। और 1674 में रायगढ़ फोर्ट में शिवाजी महाराज ने अपना कोरोनेशन कराया, 1674 में। उसके बाद 1680 में तो शिवाजी महाराज की डेथ हो गई। तो जब उन्होंने कोरोनेशन कराया रायगढ़ में, तो ये लिंक हो गया यहाँ पर अगर कहा कि चूंकि अब मतलब अब लिंक लिंक कैसे हो गया कि हमको ये समझ पड़ा कि शिवाजी महाराज ने जिस किले से अपने साम्राज्य की जो है शुरुआत करी, वही रायगढ़ किले में सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव की जो है शुरुआत की गई। इस उत्सव को शुरू करने का उनका उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत के लोगों को एक करना, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना, अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही जो डिवाइड एंड रूल की नीतियां, जिनमें धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर लोगों के बीच विभेद उत्पन्न किया जा रहा है, उससे जो है वो समाज को बाहर निकालना और एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो संघर्ष करना यहाँ पर, और देशभक्ति की भावना को जागृत करना। इन सभी उद्देश्यों को लेकर शिवाजी उत्सव की जो अगर कहा जाए शुरुआत, ये ध्यान रखिए। और फिर गणेश उत्सव भी शुरू किया। तो आज आप कभी महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी ही गणेश उत्सव को सेलिब्रेट, सब पूरा महाराष्ट्र का सेलिब्रेशन है गणेश उत्सव, क्या धर्म क्या संस्कृति सबके लिए एक समान। तो अब अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि ये तब लिंक होता है कि अगर हम बाल गंगाधर तिलक के अप्रोच को समझ पाते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। जो मराठा केसरी पढ़ोगे तो समझ पड़ेगा। दूसरा कि शिवाजी महाराज कैसे जो अगर कहा जाए राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, कैसे जो अगर कहा जाए देशभक्ति को जागृत कर रहे हैं, कैसे अपनी धर्म संस्कृति को बचाने की जो अगर कहा जाए बात कर रहे हैं, वो शिवाजी महाराज, वो लिंक है। तो क्वेश्चन ऑटो लिंक है, उसमें कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अपन सोचें कि कोई बहुत बड़ा जो है वो लिंक करके इसमें लिखना पड़ेगा। हाँ, जो मैंने ऊपर बताया कि इसमें आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे 1894-95 का आप आंकड़ा लिख लो,
रायगढ़ फोर्ट की जो है वो कहानी आप लिख दो यहाँ पर, ये जो है अगर कहा जाए कि आंकड़े लिख दोगे। छत्रपति शिवाजी के कोरोनेशन की डेट जो है वो आपको याद रखना चाहिए। उससे जो है अगर कहा जाए कि आपको कुछ चीजें जो है वो हेल्प हो जाएंगी, ये वहाँ जो है वो मेरे हिसाब से काम आ सकता है। और एक और चीज बता दूं कि जब वो 15 अप्रैल से शुरू करा उन्होंने, अभी आप पिछले 2 साल से अगर न्यूज पढ़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक के नाम से एक पुरस्कार चलता है, जब प्रधानमंत्री जी को दिया गया था 2023 में, तब उन्होंने इनके आप अगर वो आर्टिकल पूरा सुन लेना यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने बताया था महाराजा शिवाजी के बारे में भी बताया, बाल गंगाधर तिलक कैसे शिवाजी के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे थे, उस पर उन्होंने बात करी। तो वही चीज है। अब हम आते हैं कवि पद्माकर के ऊपर, है ना। अब बड़ा प्रश्न है कि वो पद्माकर की काव्य साधना के ऊपर लघु लेख की बात कर रहा है। पद्माकर किन राजाओं के शासन काल में थे, कहाँ कौन से राजाओं को उनको संरक्षण दे रहे थे, उसकी बात तो वो कर ही नहीं रहा। वो तो केवल और केवल बात कर रहा है कि भाई आपके सामने एक लेखक है, उसकी काव्य साधना, मतलब वो किस तरह का लेखक है। तो अभी हमको ये मालूम है कि जब हम रीति काल की बात करते हैं ना, रीति काल की जो रचनाएं थी, उन रचनाओं की जो सबसे अच्छी खासियत थी उसमें श्रृंगार था। कभी भी आप रीति काल की अगर कहा जाए रचनाओं को देखोगे तो उनके अंदर श्रृंगार रस को भर भर कर कूट कूट कर भरा गया। और काव्य रचना, क्योंकि रीति काल के बाद जो अगर कहा जाए श्रृंगार खत्म ही हो, फिर आपको नोवेल मिलेंगे। मतलब आप रीति काल से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको नोवेल मिलेंगे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद तो जो है वो मॉडर्न हिंदी शुरू हो गई। इसमें आपको कहीं श्रृंगार, ठीक है, देखने को नहीं मिलेगा। अलंकार छंद श्रृंगार का प्रयोग केवल रीति काल के कवियों में ही मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुगल शासन था, उस मुगल शासन के पतन के समय, यानी पतन का मतलब है अगर जो लेखन की बात करें, औरंगजेब का शासन काल जब आया उस समय अगर कहा जाए कि दरबारी लेखन जो है वो अगर कहा जाए खत्म हो गया, औरंगजेब ने कहा मैं नहीं लिखवाऊंगा ज्यादा किसी से। तब कई ऐसी रचनाएं प्रकाशित हुई जो स्थानीय राजाओं के दरबार में उस समय की अगर कहा जाए काल्पनिक रचनाओं को श्रृंगार के आधार पर, अलंकार के आधार पर, छंद के आधार पर जो है वो नए रूपों में खड़ा करना शुरू कर चुकी थी। और यहां से जन्म हुआ रीतिकाल का। तो आप सबसे पहले तो यही लिखोगे कि पद्माकर रीतिकाल के जो कुछ अंतिम कवि थे, या रीतिकाल के जो कवि थे उनमें एक जो है अगर कहा जाए प्रसिद्ध कवि के रूप में, या अगर कहा जाए इनको रखा जाए। जैसे केशव मिश्र की बात करते हैं ना, तो वैसे ही अगर कहा जाए कि हम पद्माकर की बात करते हैं, फिर उसके बाद सीधे जो अगर कहा जाए पद्माकर की दो चार रचनाओं को लिख दो यहाँ पर। तो पहली लाइन तो ये होगी कि उसको अपन ने ये समझा दिया है कि यार पद्माकर का संबंध रीतिकाल से। अभी आप सोचो कि कभी पद्माकर का नाम पद्माकर भट्ट था, पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ, पद्माकर जो अगर कहा जाए फलाने जो अगर कहा जाए रीवा के महाराज के यहाँ रहे, फिर वो जो है वो सिंधियाओं के दरबार में रहे, ये सब के लिए तो टाइम ही नहीं। क्योंकि वो तो काव्य साधना की बात कर रहा है, पद्माकर के जीवन चरित्र की थोड़ी बात कर रहा है कि किसके दरबार में क्या है। तो हमारे सामने ये है कि काव्य साधना में नंबर तब मिलेंगे जब ज्यादा से ज्यादा गंगा लहरी अगर आपको पता है, राम रसायन आपको पता है, ईश्वर पचीसी आपको पता है, प्रबोध पचासा जो आपको पता है, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली अगर आपको पता है, ठीक है, अलीजाश प्रकाश आपको पता है, ये अगर रचनाओं में से कोई दो चार पांच, आप सोचिए इतनी इतनी लाइन है आपकी, 10 लाइन। अब आप ऐसे दिमाग लगाइए, अगर मैं आपके सामने कुछ रचनाएं बोलूं, जैसे गंगा लहरी, पहले गंगा लहरी सबसे इंपॉर्टेंट, फिर राम रसायन, फिर प्रबोध पचासा, फिर ईश्वर जो है वो पचीसी अगर कहा जाए, फिर भाषा हितोपदेश, अगर मान के चलो मैंने 5 ही रचना बोली या 6 ही रचनाएं बोली आपके सामने, और इनके लिए मैंने दो लाइन तो ये कंज्यूम कर गई ना मेरा, ये 2 लाइन तो अगर कहा जाए कंज्यूम कर गई, अगर कहा जाए कि हमारे सामने ये आया कि यार उनकी रचनाओं के अंदर, जैसे पद्मावरण नाम की उनकी रचना, अलंकार शास्त्र के ऊपर कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रचनाएं जो है वो मानी जाती है। फिर आपको लग रहा है तो आप ये लिखिए कि जैसे सिंधिया शासक दौलत राव सिंधिया जो अगर कहा जाए कि ने उन्हें जो है वो संरक्षण प्रदान किया, आलीजाश प्रकाश नाम की रचना उन्होंने उनके ऊपर जो है वो लिखी। ये जो है अगर कहा जाए तब संभव है जब हमारे आर्टिकल में जगह हो 2-2.5 पेज लिखने की। अब अगर मान के चलो सोचो कि मैं ये लिखता कि कवि पद्माकर के द्वारा जो है वो आलीजा प्रकाश नाम की रचना जो लिखी गई, ये सिंधिया वंश के शासक दौलत राव सिंधिया के शासन काल की उपलब्धियां दौलत राव सिंधिया के ऊपर जो है अगर कहा जाए आधार बनाकर लिखी गई, तो आर्टिकल ही खत्म हो जाता। फिर वो पेपर सेटर ढूंढता मैं काव्य साधना पूछ रहा है, ये राजा का उल्लेख कर रहा, ठीक है, यानी राजा की कहानी लिख रहा। तो हमेशा आप ये बात जरूर याद रखिए
कि प्रश्न को जरूर देखिए कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। अगर प्रश्न कभी पद्माकर के ऊपर टिप्पणी लिखने की बात कर रहा है, ध्यान से, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ, बांदा में हुआ, वो कहाँ से पन्ना आए, फिर पन्ना से जो अगर कहा जाए यहाँ के जो राजाओं ने कैसे जो है वो अगर कहा जाए उनको संरक्षण दिया, ये तब है। लेकिन अगर पद्माकर की, और वो प्रश्न पूछ रहा है कि पद्माकर की प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, तब आपको केवल केवल रचनाओं का नाम लिखना पड़ेगा। और तीसरा अगर कहा जा रहा है कि काव्य साधना लिखिए, तो काव्य साधना का मतलब है कि पद्माकर रीति काल के एक जो है वो अगर कहा जाए प्रसिद्ध कवि थे। ये वह समय था जब भारत में जो है वो रचनाओं के अंदर श्रृंगार रस को प्रधानता दी जा रही थी। इसके अलावा श्रृंगार रस में जो है वो वीर रस की रचनाओं को भी जो है वो आधार बनाया गया। रचनाओं को इस तरह से लिखा गया कि श्रृंगारता वीर रस के साथ जो है अगर कहा जाए आधार बना। जिन राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया जा रहा था, उसमें वीर रस और श्रृंगार रस की रचना, फिर चाहो तो एक दो नाम लिख दो, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए दो आपको अच्छा लग रहा है, वो दो चार नाम आपको लिख दो कि भैया ग्वालियर के राजा ये थे, रीवा के राजा ये थे ना, पन्ना के राजा ये थे, ये तुम्हारे ऊपर। तो प्रश्न को समझा नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में, और समझ लिया तो पांच मतलब सात में से तीन नंबर। अभी आप सोचो इसमें से किसी को कुछ ना मालूम, हम ये सोचें कि हमको एक रचना मालूम है, अभी आई भी थी एग्जाम में ना, गंगा लहरी तो एग्जाम में जो है वो पूछी भी जा चुकी। हम ये सोचेंगे यार हमें पद्माकर की केवल एक रचना मालूम, लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस, आपको ये मालूम है कि उनकी रचनाओं का संबंध रीति काल से, तो आप आंसर तक पहुंच गए। आपने उठाकर जब लिखना, अभी आप खुद अपनी कॉपी में ये वर्ड में बोल रहा हूँ, लिखिए पद्माकर जो है वो रीति काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। रीति काल के अंतिम चरण के जिन कवियों में का उल्लेख किया जाता है उनमें सर्वोपरि जो है वो पद्माकर को ही माना जाता है। पद्माकर की रचनाओं में हमें रस, छंद, अलंकार का जो है वो एक संतुलित प्रयोग देखने को मिला। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का जो है वो सर्वाधिक प्रयोग किया। और फिर एक आध कोई रचना जो तुमको अच्छी लगे, जो अच्छी लगती, वो तुम लिख देते, तब भी तुम चार लाइन तक पहुंच गए कि उनकी रचना गंगा लहरी, राम रसायन, ईश्वर पचीसी, अलीजहा प्रकाश, जो अच्छा लगे। मैं हमें श्रृंगार रस का जो अगर कहा जाए बेहतर जो है वो प्रयोग देखने को मिलता है। ये आंसर तक ले जाने के लिए काफी था। अब हम सोच रहे हैं कि हम राजाओं को उल्लेख करें। हाँ, राजाओं में जैसे जयपुर के राजा थे जगत सिंह, है ना, तो जग विनोद नाम की एक रचना लिखी थी उनके प्रसंगों के ऊपर, उनके प्रेम के ऊपर, श्रृंगार के ऊपर। और लिखना हो तो लिख सकता है बच्चा, बट मैं ये हमेशा मानता हूँ कि प्रश्न को अगर आपने समझा नहीं, तो आप जो है वो एग्जाम हॉल में जो है वो केवल परेशान होगे और कुछ नहीं। क्योंकि आपने जो मेहनत करी वहां पर लिखने की, वो नेचर, मतलब नेचर तक ही नहीं लेके गई, तो फिर क्या मतलब निकला। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, हम प्रश्नकर्ता पूछ क्या रहा है, हम लिख क्या रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाए। अगला आता है मांडू का असर भी। अब यहाँ भी बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, समझिएगा। मैंने मेरे बच्चों को तो मांडू का असरफी महल रटे ही होगा, क्योंकि मैंने मांडू का असरफी महल जब पढ़ाया, तो मैंने उनको हमेशा कहा कि एग्जैक्टली महल नहीं है, ये एक मदरसा था। और ये अभी पिछले एक आध साल से और विवाद में है। इसका कारण ये है कि जब भोजशाला मंदिर का विवाद, ज्ञानवापी मंदिर का विवाद जब खड़ा हुआ, तो भोजशाला मंदिर का विवाद भी आया कि राजा भोज ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया था, और बाद में जो अगर कहा जाए कि इसको जो है वो एक मस्जिद कैंपस में तब्दील किया गया, तब ये भी विवाद खड़ा हुआ कि जो मांडू के अंदर असरफी महल है, ये भी एग्जैक्टली एक प्रकार का हिंदू संस्कृत जो है वो विद्यालय था, जिसको बाद के शासकों ने जो अगर कहा जाए क्या बोलते हैं कि एक मदरसे के रूप में जो है वो ट्रांसफर किया। अब इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ना कहाँ से, समझ लीजिए, मैंने हमेशा कहा, एक तो एमपी टूरिज्म की जो आर्काइव मतलब जो ब्रोशर होते हैं, उसमें जो अगर कहा जाए, आप उनको जरूर फॉलो कीजिए। आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, मैं एक आध अभी आपको होगा तो दिखा भी दूंगा। अब पहले तो हमारे सामने ये है, आपको पता है तो वेल गुड, इससे एक चीज आपके सामने क्लियर हो गई, और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्लियर, कि किसी जगह के स्थापत्य कला का केवल एक लाइन में नाम पता होने से एग्जाम नहीं पकड़ में आता। कि आपको जहाज महल, असरफी महल, हिंडोला महल, ये नाम याद है तो हो जाएगा। हो सकता है कि वो हिंडोला महल की स्थापत्य कला पूछ ले, हो सकता है कि जहाज महल की जो है वो स्थापत्य कला पूछ लेता। तब आपको कम से कम थोड़ी व्याख्या पता होना चाहिए। इसीलिए जब एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पे जाओ तो ब्रोशर जरूर देखें। उन ब्रोशर्स में ये चीज अभी मैं स्क्रीन रोक कर आपको दिखा भी दूंगा। तो मांडू की जो कहानी है यानी असरफी महल की, तो आपको पहले तो ये बताना है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू, ठीक है, जो कि अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, उसमें खिलजी शासन काल के दौरान मांडू में भी जो अगर कहा जाए सल्तनत
मालवा सल्तनत में खिलजियों ने जो है शासन काल किया। काल के दौरान असरफी महल, जो कि वास्तव में एक मदरसा था, पुस्तक में आप चाहो तो एक इस्लामिक जो है वो यूनिवर्सिटी जो है बोल सकते हो, प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जो है वो मांडू की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध जामी मस्जिद के जस्ट सामने जो है वो किया गया। ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसमें समझें क्या था। इसकी स्टोरी के तीन फेज है ना, तीनों में समझा देता हूँ। वैसे आपने पढ़ रखा होगा, तो आप कितना मतलब इतने में क्या क्या आर्टिकल लिखोगे और कैसे आर्टिकल को लिंक करोगे, वो आज आप क्लास के बाद देखिएगा। एक्चुअली माना जाता है कि जब राजा भोज का शासन था, उस समय राजा भोज ने एक तो धार में और एक यहाँ पर मांडू में एक संस्कृत का यूनिवर्सिटी जो है वो बनवाया। राजा भोज के बाद जो अगर कहा जाए कि ये पूरा क्षेत्र गुमनामी में चला गया। जिस समय लोदियों में दिलावर खां के हाथ में यहाँ की सूबेदारी आई, तो दिलावर खां के बाद उसका लड़का हुशंग शाह, जिसके नाम से होशंगाबाद शहर का नाम था जो अब नरोदापुरम कर दिया, हुशंग शाह के हाथ में सत्ता आई। तो उसने कहते हैं कि इसको एक जो है वो पर्शियन यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर, मतलब ये एक विश्वविद्यालय के रूप में इसको जो है वो स्थापित कर दिया, या मदरसे के रूप में स्थापित कर दिया। हुशंग शाह के शासनकाल के बाद मांडू के अंदर एक्चुअल जो डायनेस्टीज खड़ी हुई, सबसे प्रसिद्ध जो राजा माना जाता है वो माना जाता है महमूद खिलजी, जिसने एक लोकल खिलजी डायनेस्टी खड़ी करी। महमूद खिलजी के शासनकाल में कई निर्माण कार्य कराए गए, और कहा जाता है कि महमूद खिलजी समकालीन था एक और शासक के। आप कभी महमूद गवा के बारे में पढ़िए। महमूद गवा एक प्राइम मिनिस्टर था बीदर में, और उसने एक मदरसा बनवाया था। कभी आप में से नीचे आप कमेंट भी कर सकते, इतना एग्जाम में आता है। बीदर में महमूद गवा का मदरसा इस्लामिक वर्ल्ड में एक सबसे ग्लोरियस यूनिवर्सिटी यहाँ पर, यानी उसका एक अलग स्टेटस था बहमनी डायनेस्टी के अंदर। वो इतनी फेमस अगर कहा जाए हेरिटेज मानी जाती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जो है वो जा सकता है, ये ध्यान। तो जिस तरह से हम ये कह सकते हो, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जिस समय, मतलब पैरा चेंज करके लिखोगे, जिस समय एक लाइन आ जाएगा आराम से क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ा नहीं, जिस समय अगर आपको पता है, नहीं पता है तो फिर आपने जो पढ़ा है उसमें थोड़ा सा अधूरापन कहीं ना कहीं होगा। कि जिस समय अगर कहा जाए बहमनी डायनेस्टी का दक्षिण में शासन था, उस समय बहमनी डायनेस्टी के प्राइम मिनिस्टर महमूद गवा के द्वारा एक मदरसे का निर्माण किया गया। इसी तरह वर्तमान असरफी महल जो अगर कहा जाए, वो एक मदरसे के रूप में पहचान गया। बाद के राजाओं ने इसको एक पैलेस के रूप में जो है उपयोग किया, तो संभवतः माना जा सकता है कि इसको असरफी महल उससे नाम मिला। वो स्टोरी नहीं लिखना कि कोई राजा, इसमें बहुत सारी स्टोरी। एक स्टोरी तो मैं आपको एक काल्पनिक बता देता हूँ, पर लिखे आओगे तो नंबर कट जाएंगे। कि जब कहते हैं कि मुगल शासक यहाँ आए, तो उस समय क्या हुआ कि उनकी मतलब बेगम जो है वो गर्भवती थी, तो वो चला फिरा नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी जो सीढ़ियां, इस पे तुम जितना चलोगी तो हम गरीबों को उतनी जो है वो असरफियां दान देंगे। तो उससे भी एक नाम उसकी जो है वो असरफी महल पड़ गया। पर वो आर्टिकल में लिंक नहीं बैठता, वो आर्टिकल के अंदर फिट नहीं बैठता। अपने लिए जो फिट है वो क्या है, अपने लिए फिट ये है कि एक जो है वो इस्लामिक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना, नंबर वन। ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं। ये जो आर्टिकल्स होते हैं, अभी जैसे मान के चलो कोई ऐसा है जिसको केवल इतना मालूम है कि असरफी महल मांडू में, ठीक है, इसके अलावा नहीं मालूम। अब हम लिंक कैसे करें। तो सबसे पहले तो जो है अगर यहाँ पर हम चले जाएं, तो एक तो हमको दिख रहा है इस्लामी स्थापत्य कला, ये कॉमन हो गया। दूसरा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज्यादातर जो मध्य प्रदेश के अंदर स्ट्रक्चर्स मिले, ज्यादातर उनमें सैंडस्टोन, स्पेशली रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया। ठीक है, ये लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया। तीसरा, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि मालवा सल्तनत की खिलजी, ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो भाई, मालवा सल्तनत की खिलजी वंश के शासक महमूद खिलजी के शासन काल में जो है उसको पहचान मिली। ये आप मन से क्या क्या पॉइंट एड ऑन करो, उसके ऊपर टिको। तो अगर मैं लिख रहा होता तो मैं ये से लिखता कि वर्तमान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ स्थित असरफी महल जो वास्तव में एक मदरसा, या जो अगर कहा जाए कि इस्लामिक इंस्टीट्यूट या शैक्षणिक संस्थान था, के निर्माण के संबंध में कई जो अगर कहा जाए हमको सूचनाएं मिलती हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राजा भोज के शासनकाल में यहाँ संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय बनाए गए। बाद में हुशंग शाह ने यहाँ पर एक जो है वो फारसी इंस्टीट्यूट या मतलब यूनिवर्सिटी का की स्थापना की। बाद के शासकों में महमूद खिलजी नाम के शासक के द्वारा यहाँ पर एक महल का निर्माण कराया गया। उसके पास ही उस यूनिवर्सिटी को एक बड़े मदरसे के रूप में या शिक्षा के केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया गया। महमूद शाह का शासनकाल
युद्ध से जुड़ा हुआ है। अपने समकालीन शासकों में महमूद शाह, सबको मालूम होगा, आप यूट्यूब पे देखिएगा, मेरा एक वीडियो भी है 8 मिनट का मालवा सल्तनत का, उसमें भी असरफी महल का उल्लेख किया मैंने। तो बैटल ऑफ जो अगर कहा जाए कि मांडवगढ़ ले लें, या अगर कहा जाए कि राणा कुंभा के साथ समकालीन जो युद्ध हुए थे इसको ले लें, उस युद्ध से भी हम असरफी महल को जोड़ते हैं। कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर एक 7 स्टोरी स्ट्रक्चर का जो है वो निर्माण कराया गया, 7 मंजिला, जिसकी समय के कारण या लगभग 600-700 वर्ष में इसकी जो ज्यादातर स्टोरीज हैं वो खत्म हो गई, टूट गई, गिर गई, और अब केवल उसके खंडर और कुछ जो अगर कहा जाए स्ट्रक्चर समय असरफी महल में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज भी अगर कहा जाए मांडू के अंदर जो मांडू की स्थापत्य कला है, उसमें जामी मस्जिद, असरफी महल, अपन मन से क्या लिखें, आखिरी में जैसे कंक्लूजन डालना हो, जगह ही ना हो कि आज भी, तब आप ये प्रूव करो सामने वाले को कि बंदे को ये बताओ कि मांडू में और क्या है जिससे लिंक करना। तो आप ये बता सकते हो कि भैया मांडू के अंदर असरफी महल है, हिंडोला महल है, ठीक है, जहाज महल है। ये सब जो है वो अगर कहा जाए इस मांडू की और मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला के ताज के रूप में हम जो है वो अगर कहा जाए देख सकते हैं। तो उसने लिंक कर दिया कि अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन को जो है लिंक किया है। तो अब हमारे सामने ये है कि ये एज ए यूनिवर्सिटी कैसे जो है वो खड़ा हुआ है, क्या इसका जो है रोल रहा, कैसे इसने जो है अगर कहा जाए अपनी एक आइडेंटिटी खड़ी करी यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कोई भी जगह, कुछ चीजें जैसे अपन कहते हैं ना कि अपने को कोई सब्जी बनाना है तो कुछ मसाले अपने पास पहले से हो, तो आप एक रफ जो है अगर कहा जाए बगल में कोई भी, जैसे आप मांडू का स्थापत्य कला ले रहे हैं, ओरछा, अब ओरछा चर्चा में, अगले साल ओरछा आ जाएगा, ओरछा की स्थापत्य कला, तो एक आप रफली वहां की डायनेस्टी, वहां के राजाओं, वहां के शासनकाल या समय का छोटा सा एक स्नैप जो है वो बना के जरूर लिख लिया करें। तब जाके कहीं अपने को एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस में हेल्प होती है, अदरवाइज दिक्कत होती है। और दुर्गावती के बलिदान दिवस है ना, अभी आपको मालूम है कि अब रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी सेलिब्रेट करने लगी। अब सरकार जो है वो बड़ा प्रोग्राम जो है वो अगर कहा जाए रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस का जो है वो मना रही है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए। अब प्रश्न को समझिए, प्रश्न रानी दुर्गा, अब यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन गलत कहाँ होता है, गलत ऐसे ही होता है। वो रानी दुर्गावती के जन्म या जीवन चरित्र के बारे में नहीं पूछ रहा है कि आप ये वहां पर शुरू कर दो कि रानी दुर्गावती का जन्म जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कलिंजर में 5 अक्टूबर 1524 को हुआ। चंदेल शासक कीर्ति सिंह हैं, ठीक है, सालवान उनके जो पिता थे वो महोबा की राजकुमारी थी। ये थोड़ी पूछ रहा है यार। रानी दुर्गावती पर टिप्पणी, एक अलग प्रश्न। रानी दुर्गावती के बलिदान पर एक अलग प्रश्न। तो रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में गोंड राजा दलपत शाह, यहाँ नहीं आएगा। उनके बावड़ गढ़ों का उल्लेख ये हमको जो है वो नहीं आएगा। बाज बहादुर के साथ जो अगर कहा जाए उनकी कहानी ये नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ सीधे बलिदान है। तो बलिदान मतलब हमको वो जो 1564 में बैटल ऑफ गोंडवाना था उसके ऊपर लिखना है, उनकी ग्लोरी को बताना। तो हम ये बोलेंगे कि रानी दुर्गावती जो गोंडवाना जो है वो रानी थी, अपने मतलब जो है अगर कहा जाए कि अपने पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन कर रही थी मुगल सेना के खिलाफ। मतलब अब वहां से आर्टिकल शुरू हो जाएगा। पहली लाइन में तो आपने ये लिखी थी कि वो स्वयं जो है वो एक स्वतंत्र शासिका नहीं, वो अपने जो अगर कहा जाए अल्पायु जो है वो पुत्र की ओर से शासन व्यवस्था को जो है वो देख रही। ये आप जो है वो याद रखना है इसमें। तो टेक्निकली जब ये प्रक्रिया आती तो उस समय मुगल शासक अकबर के द्वारा गोंडवाना क्षेत्र पर अधिकार के लिए अपने सूबेदार आसफ खां को भेजा गया। ठीक है। हमें मुगल शासन काल के समय अबुल फजल के द्वारा लिखी आईने अकबरी में मुगल गोंडवाना कॉन्फ्लिक्ट या मुगल गोंडवाना वॉर का उल्लेख जो है वो मिलता है। 1564 में रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर की ओर से भेजे गए आशफ खां की सेना के साथ रानी दुर्गावती ने जो है युद्ध लड़ा। इस युद्ध में एक विशाल सेना के आगे अपने राज्य की स्वतंत्रता के साथ समझौता ना करते हुए अपने राष्ट्रवाद के, देखो हमेशा कूट कूट के भरे हुए शब्द हैं, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, ये आपको लिखने में तो बहुत यूज करने ही पड़ेंगे। आम जीवन में तो हम अपने राष्ट्रवाद को धीरे धीरे भूलते चले। तो आपको ये बोलना है कि एक विशाल सेना के साथ रानी दुर्गावती का साथ जो है वो युद्ध हुआ। युद्ध के युद्ध स्थल पर भी रानी दुर्गावती ने स्वयं को युद्ध से पीछे नहीं किया।
मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, मुगलों के साथ किसी तरह की संधि को जो है वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जब उन्हें ये लगने लगा कि वह मुगल सेना के साथ जो है वो युद्ध नहीं लड़ पा रही है, या मुगल जो अगर कहा जाए उनके साम्राज्य को एक्वायर कर सकते हैं, या उनको अपने नियंत्रण में लेकर, हो सकता है कि आसफ खान जो है उनको कैद कर लेते और कुछ ऐसी शर्तें रखते गोंडवाना के ऊपर कि अगर आप अपनी रानी को चाहते हो, या रानी को बचाना चाहते हो, या रानी को छुड़वाना चाहते हो, तो ये सब शर्तों को मानना पड़ेगा। तो शायद गोंडवाना वो सब शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता। संभवतः उनके मस्तिष्क में ये सब प्रश्न उभरे होंगे या कौंधे होंगे, तब उनको लगा कि अब केवल एक ही तरीका है अपने साम्राज्य, राष्ट्र आदि को बचाने का, कि स्वयं अपने प्राण की आहुति दे दी जाए। और जो है अगर कहा जाए, जबलपुर के बरेला के पास नरेला नामक स्थान पर 24 जून 1564 को उन्होंने स्वयं के प्राण की आहुति दे दी, अपने साम्राज्य को जो है अगर कहा जाए बचाने के लिए। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। और फिर नीचे जो अगर कहा जाए कंक्लूजन में लिखोगे, आज भी 500 वर्षों के बाद आज भी 24 जून को हम रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस को जो है वो याद करते हैं। ये टिप्पणी होगी। प्रश्न में वो कथा लिखने लगोगे ना कि रानी दुर्गावती का जन्म वहां हुआ, ये हुआ, वो नहीं पूछ रहा है। वो डायरेक्ट 1564 का बैटल ऑफ जो है अगर कहा जाए गोंडवाना पूछ रहा है। उस बैटल ऑफ गोंडवाना में कौन कौन थे वो आपको जरूर पता होना चाहिए। वो आपको पता होना चाहिए, मतलब वो जो है मैंने आपको इसीलिए जो है वो बता दिया। और मैंने इसीलिए आपको ये भी बताया कि भाई आप आईने अकबरी का उल्लेख जरूर करो, क्योंकि अकबर ने भी जो है अगर कहा जाए, जब अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी तो उसमें बताया कि वो एक महान शासिका थी। ऐसी शासिका नहीं थी, वो चाहती उनकी जगह कोई और होता तो वो सरेंडर कर देता। आप सोचो, इतिहास को पढ़ने का नजरिया देखिए। रानी दुर्गावती के समकालीन एक आदमी था जिसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर को कितना पढ़ाते, अरे साहब बाज बहादुर रानी रूपमती, सरेंडर कर दिया था मुगलों के आगे उसने। ठीक है, हार मान ली, गले साहब हमको जब अगर कहा जाए हम सरेंडर कर रहे हैं। तो बाज बहादुर का बलिदान तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, क्योंकि जो आदमी खुद ही जो अगर कहा जाए सरेंडर कर रहा हो, उसके बाद फिर धीरे से स्वतंत्र हो रहा हो, तो फिर जो अगर कहा जाए उसको मारना ही पड़ा। रानी दुर्गावती के साथ ऐसा। और आप खुद सोचिए, इतिहास को समझिए। रानी दुर्गावती के बलिदान के बाद क्या आपको लगता है कि महाकौशल, पढ़िए इंटरनेट पे ढूंढिए, अपने परिचितों से पूछिए। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये केवल ये नहीं है कि आपको केवल एक लाइन में ये पेपर में क्या है ऐसे लिखना है ये समझा दूं, नहीं, आप इस चीज को भी समझिए। क्या आपको लगता है महाकौशल, गढ़ या मंडला के आसपास का कोई क्षेत्र ऐसा है जहां मुगलों के बड़े भव्य किले, या मुगलों की अगर कोई बड़ी टेरिटरीज खड़ी हो पाई उनने? कभी नहीं। आसफ खान ने तो गढ़मंडला चौड़ागढ़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन आज भी नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि बाज बहादुर के बाद, जो बाज बहादुर के बाद मुगलों ने उस टेरिटरी से असीरगढ़ तक कब्जा किया। और वो आज भी मुगल जो अगर कहा जाए इमारतों की गवाह है। कभी आप जब जाओगे मांडू, तो आज भी आपको अगर कहा जाए मुगल स्थापत्य कला का चेहरा वहां देखने को मिलेगा इस बेल्ट में। ये प्रश्नकर्ता का उद्देश्य ये है पूछने का, ये नहीं है कि एक लाइन में आंसर लिख दिया और हो गई कहानी जो अगर कहा जाए खत्म। अब भोपाल की 14वीं शताब्दी के इतिहास, ये एग्जैक्टली थोड़ा सा क्या है, पेपर सेटर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये कंफ्यूज कैसे हो गया, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको ले जाना पड़ेगा। वो इसने पेपर क्या, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया पहले तो समझे। ये क्वेश्चन इसने उठाया भोपाल, मतलब डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसमें 14वीं शताब्दी के भोपाल की कहानी पर एक लाइन में लिखी हुई है। एक्चुअल 14 सेंचुरी में भोपाल का कहीं कोई टेक्निकल इतिहास नहीं। हम सोचेंगे 14 सेंचुरी के अंदर कोई भोपाल का इतिहास नहीं। देखिए हम ऐसे समझें, राजा भोज का जो शासन काल था, राजा मतलब पहले समझ लीजिएगा प्रश्न में उलझन कहाँ पैदा करी उसने, तो हमको लिंक करना पड़ेगा, खाली तो छोड़ के नहीं आ सकते कॉपी। राजा भोज के शासन काल में ये जो भोपाल है, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र तक उनका शासन या साम्राज्य था, राजा भोज। और भोपाल के आसपास अगर आप रायसेन तक के बेल्ट में जाओगे, तो भोपाल से अभी आप ये अब्दुल्लागंज के पास जाओगे तो आशापुरी, भूतनाथ टेम्पल ग्रुप आदि जो है वो मंदिरों के बड़े विशाल समूह हैं। और सरकार उनको संरक्षित भी कर रही है। ये सब 10वीं 11वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है वो भोपाल के आसपास निर्मित चीजें थी। इसके बाद भोपाल का इतिहास थोड़ा सा अगर कहा जाए कि अंधेरे में जो अगर कहा जाए चला गया, या गर्त में चला गया। फिर हमको जो है वो भोपाल का इतिहास नहीं मिलता। फिर भोपाल के इतिहास की जो कहानी शुरू होती है वो नवाबों से होती है। लेकिन नवाबों के इतिहास के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। नवाबों के इतिहास के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन उसने भोपाल की डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से उठाया, मुझे अभी भी याद है। तो उस डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे देखोगे तो उसमें एक स्टोरी लिखी आती है
कि 14 सेंचुरी के दौरान, ठीक है, योधरम नामक एक गोंड जो है वो योद्धा ने गढ़मंडला में जो है वो गोंड राज्य की जो है वो स्थापना की। और फिर उस स्थापना के बाद धीरे धीरे इस राज्य के अन्य शासकों ने या गौड़ राजाओं ने अपनी टेरिटरीज को जो है वो बढ़ाया, और उन्हीं टेरिटरीज में से आज के भोपाल के आसपास के, जैसे किन्नौरगढ़ का किला ले लो आप भोपाल का, ये सब जो अगर कहा जाए आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने अपनी टेरिटरीज को स्थापित किया या अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। ये लिंक हो रहा है क्वेश्चन। बट टेक्निकली 14 सेंचुरी, मतलब अगर कहा जाए 1300 से 1399 के बीच आप भोपाल को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आप ये लिख सकते हो लिंक करके कि यहाँ पर अगर कहा जाए कि भाई भोपाल में 14वीं शताब्दी का इतिहास, तो मतलब इंडिविजुअल को हिस्ट्री नहीं थी उसकी, कि उसको लिंक करना पड़ेगा हिस्ट्री को, तब जाके कहीं क्वेश्चन जो है वो आपका होगा। बस एक सेकंड है ना। तो ये आपको समझ पड़ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा रहा। अब हम आ जाते हैं बड़े क्वेश्चन पे, 10 नंबर वाले पर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बस में। जो बड़े क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे ना, तो टेक्निकली अगर हम ऐसे समझें कि जैसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मृणमय मूर्तियां, मृणमय मतलब टेराकोटा, मिट्टी की बनी मूर्तियां ना, नहीं तो पता चले तांबे कांसे की भी मारे हम। ये जो मूर्तियां हैं इसके ऊपर अगर आपने कभी कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, ज्यादा ज्यादा 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इससे ज्यादा कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। बाबर नामक जो है वो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाबर नामक, तो जो कि बाबरी, बस इससे ज्यादा कभी कुछ पढ़ा नहीं। प्रश्न है कि इसको कैसे 2 पेज में लिखें। तो इसको 2 पेज में लिखने का तरीका बड़ा सरल है, मतलब आप 2 नहीं 4 पेज में लिख सकते हो क्वेश्चन। बस शर्त जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, चीजों को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप लिंक नहीं करोगे तब जो है अगर कहा जाए आर्टिकल आपका उलझ में आ जाएगा। सबसे पहले जैसे अपन ये मृण मूर्तियों की बात करें ना, मृण में मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, तो सबको ऑलमोस्ट हम सबको जानते हैं कि हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसका समय जो है 2500 1700 बीसी के बीच का जो है माना जाता है। ये कॉमन जो सब लिख रहे हैं वो आपको जो है वो लिखना पड़ेगा उसमें। अब चूंकि क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता नहीं पूछी जा रही कि आप कथा में जो 1 पेज में हड़प्पा सभ्यता की कहानी जो है बयां करें, उनमें जो पशुओं की मूर्ति है उसका वर्णन पूछ रहा है। और पशुओं की मूर्ति में भी मृण मूर्तियों का ध्यान रखिए। हड़प्पा में हमको प्रस्तर यानी पत्थर से बनी मूर्तियां मिली, ठीक है, जैसे वो प्रीस्ट किंग की देखी होगी आप, कॉम करी हुई मूर्ति है वो। हमको कांसे की भी मूर्ति मिली, जैसे वो डांसिंग गर्ल वाली मोहनजोदाड़ो की। और हमको मृण मूर्तियां भी मिली। मृण मतलब मिट्टी, केवल मिट्टी ही आएगा मृण में, टेराकोटा ऊपर हिंदी में लिखा हो। कई बच्चे जो है वो उठा के जो है वो तांबा कांसा मारे जाते, नहीं तो अगर कहा जाए। अब इन मृण में मूर्तियों में पशु आकृति, क्योंकि अब पुरुष मूर्तियां भी मिली, महिलाओं की भी मिली, मातृशक्ति की भी, लेकिन वो पशुओं की आकृतियों की जो है वो बात कर रहे हैं। तो हम कहानी कैसे मतलब शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा आर्टिकल के अंदर, भाई जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय जो है अगर कहा जाए कि टेराकोटा की सहायता से जो है वो मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इस समय की मूर्तियों को बनाने के लिए कोई बहुत बड़े सांचों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे। मृण मूर्तियों में पशुओं की कई आकृतियों की जो है वो मूर्तियां मिलती हैं। इन मूर्तियों से हमें उस समय के समाज की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सब तरह की समझ को विकसित करने में जो है वो सहायता मिलती है। आप मूर्ति को देखकर सोसाइटी को समझ सकते हैं कि सोसाइटी कैसी थी, ये आप याद रखें। फिर उसके नीचे जो है अगर कहा जाए पशु मूर्तियों के अंदर, आप ये बताओगे कि पशु मूर्तियों के अंदर पशुओं के अलावा पक्षियों की जो है अगर कहा जाए मूर्तियां भी हमको मिली हैं। इन मूर्तियों में अगर हम पशु और पक्षी की मूर्ति में देखें, तो पशुओं की मूर्ति में जैसे बैल है, भेड़ है, बकरा है, कुत्ता है, हाथी है, बाघ है, गेंडा है, सुअर है, खरगोश है। ये एक तरफ हो गए पशु। और पक्षियों में अगर कहा जाए कब, मतलब जो 2 4 आपको अच्छे लगते हैं वो आप पक्षी भी डाल सकते हैं ना, तोता है, कबूतर है, बतख है, मोर है, ठीक है, उल्लू है, इनकी मूर्तियां मिली। ये तो एक अपन ने आउटलाइन बना दी। अब मूर्तियों से अपने को समाज का वर्णन करना है, क्योंकि आकृतियों का वर्णन करना है यहाँ पर अगर कहा जाए, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले जैसे अगर कहा जाए कि आप वहां पर बताओगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो पशुओं की मूर्ति मिली उसमें सबसे जो अधिक मूर्तियां मिली, मृण मूर्तियां, उसमें बैल की मूर्तियां मिली। इससे इनडायरेक्टली यानी आप वहां पर ये लिखोगे बैल की मूर्तियां मिली। ये बैल की मूर्तियां जो है अगर कहा जाए कुबड़दार, बिना कुबड़ वाला बैल, डील वाला बैल, बिना डील वाले बैल के रूप में जो है वो ज्यादा देखने को मिली। बिना डील वाले बैल जिसकी कुबड़ नहीं होती वाले बैल की मूर्तियां ज्यादा मिली। इससे हमें ये बात समझ पड़ती है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक और आर्थिक जो जीवन होगा उसमें बैल का बड़ा जो है अगर कहा जाए भूमिका होगी। उनकी जो है अगर कहा जाए धार्मिक मान्यताएं भी उससे जुड़ी हुई होंगी।
उनकी आर्थिक गतिविधियां, हो सकता है कि वो व्यापार के साथ कृषि जैसे पेशों के ऊपर निर्भर करते हो, इसलिए बैल का जो है वो प्रयोग करते हैं। हमें कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिसमें बैल के साथ जो है अगर कहा जाए, एक इस तरह से बैल के ऊपर आपको रस्सी का उल्लेख मिलता है। तो रस्सी के उल्लेख से हमको ये समझ पड़ता है कि उन लोगों को रस्सी या कपास या कपड़े का भी जो है वो ज्ञान था। मतलब समझो, आप कहोगे सर मेरे को तो इतना कुछ आइडिया नहीं, मैं कैसे लिखूंगा। बट आप रफली ये सोचो कि अगर जैसे आप हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति लिख रहे हो, क्या आपने कभी घोड़े की मूर्तियां देखी? मतलब सोच के देखिए, कभी घोड़े की मूर्तियां देखी आपको मिलेंगी चाहिए। तो आपने लिखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें जो मूर्तियां मिली, जैसे भैंस, भेड़, बैल, बकरा, जो है वो हाथी, बाघ, गैंडा, इनकी मूर्तियां ज्यादा मिली। ये मूर्तियां स्पष्ट बताती हैं कि सोसाइटी में या समाज में किन पशुओं के पालने का प्रचलन रहा होगा, या उस समय का समाज किन पशुओं को जो है ज्यादा महत्व देता होगा। जैसे गाय की मूर्तियां जो है अगर कहा जाए, आपको नहीं मिली हड़प्पा में। आप एक गाय की मूर्ति नहीं ढूंढ सकते, घोड़े की मूर्ति नहीं ढूंढ सकते, यानी सीधी सी बात है कि वो गौवंशीय पशुओं में जो गाय है उसको तो नहीं पालते होंगे, लेकिन बैल को जरूर पालते होंगे। यानी दूध आदि मतलब अगर कहा जाए उनके ऊपर उनकी अर्थव्यवस्था इन डेयरी प्रोडक्ट पर निर्भर होती, तो गाय की मूर्तियां भी हमें बड़े पैमाने पर मिलती, लेकिन नहीं मिली। ये साफ है। तो हमें ये समझ पड़ा कि गाय की जो अगर कहा जाए मतलब अगर कहा जाए नहीं मिली। घोड़े की मूर्तियां जो नहीं मिली, हाँ ऐसा नहीं कि इनके साक्ष्य नहीं मिले। गाय और घोड़े के जो है अगर कहा जाए साक्ष्य मिलते हैं, उनके हमको अवशेष मिले, हड्डियां मिली, सब कुछ मिले, लेकिन बड़े पैमाने पर मूर्ति नहीं मिली। तो आप आर्टिकल को लिखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आर्टिकल हमें केवल और केवल ये नहीं है कि मूर्ति लिखना है तो मूर्ति की मूर्ति के बारे में बात करो। हमें मूर्ति से समाज को बताना आना चाहिए। जैसे हम कहेंगे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर कई स्थलों पर कुत्ते की मूर्तियां मिली। कुछ स्थानों पर कुत्तों को मनुष्य के साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कुत्ता जो है अगर कहा जाए मनुष्य का उस समय सहयोगी रहा होगा। उनकी जो जीवन शैली होगी उसके साथ कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट लिंक होगा। उसको वो पालते होंगे, एक पालतू जानवर के रूप में कुत्ते को जो है अगर कहा जाए प्रयोग किया जाता होगा। ये हमको जो है अगर कहा जाए उल्लेख मिलता है। अगर हमें हाथी की मूर्ति मिल रही, गेंडे की मिल रही, तो हम ये जैसे गेंडे की तो अभी बोल सकते हो, और एक सींग वाला गेंडा मिला, तो अभी बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से मिली गेंडे की मूर्ति से हमें ये बात समझ पड़ती है कि उस समय भारत के जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र है वहां पर गेंडे जो है वो पाए जाते होंगे। उस क्षेत्र के अंदर गेंडों का पाए जाते होंगे। आज आप जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक चले जाओ, एक सिंगल गेंडा बता, आज आपको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, असम। हम ये मूर्तियों से कैसे लिंक करेंगे? आप सोचोगे मैं कैसे लिखूंगा यार 2 पेज का आर्टिकल। तो मैं एक ही, अगर मतलब मैं लिख रहा होता, मैं ये लिखता कि बैल की जो मूर्ति है, वृषभ मूर्ति जो अगर कहा जाए, उसमें जो डील वाला बैल है उससे बिना डील वाले बैल जो है वो हमको ज्यादा मिलते हैं। बैल की मूर्तियां जो है वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। बैल की कुछ मूर्तियों के ऊपर उनके जो सींग है उनमें हमें छेद मिले, जो ये बताते हैं कि शायद वो बैलों को जो है वो पालने का काम करते होंगे, और उन सींगों में वो रस्सी आदि की सहायता से उनको जो है वो बांध कर जो है वो रखते होंगे यहाँ पर। लेकिन जहाँ एक और हमें बैल की कई जो है वो मूर्तियां हड़प्पा के कई स्थल, आप मन से लिख देना यार, ठीक है, जो है वो चंद हुदड़ो लिख लो, लोथल लिख दो, आपको कोई गलत नहीं करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गलत नहीं, क्योंकि स्थलों की बात नहीं कर रहे, वो आकृतियों की बात कर रहा है, कहाँ से मिली ये नहीं पूछ रहा, बाल की बात। तो आप ये लिखोगे कि एक और जहाँ बैल की मूर्तियां जो है वो हमें मिली, जैसे मध्य सॉरी कालीबंगा में जो हमको बैल की आकृतियां मिली, लेकिन वहां हमको जो है अगर कहा जाए कि गाय की कोई जो है वो इस तरह की मृत मूर्ति जो है वो मिट्टी से बनी हुई जो है टेराकोटा की कोई मूर्ति जो है वो नहीं मिली। इसलिए गाय का जो है वो पालन करने का जो है वो हमको उल्लेख जो है वो ज्यादा नहीं मिलता। जहां तक कि अगर हम हड़प्पा कालीन, और नीचे लिखोगे हड़प्पा कालीन जो हम सील या जो क्वाइन या मुद्राओं को देखते हैं, उनमें भी हमको बैल की मूर्तियां बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये एक आर्टिकल के अंदर बात होती है कि भाई जो है वो, जैसे अगर कहा जाए कि वहां पर हड़प्पा में एक हाथी की मूर्ति मिली थी चंद्रद्रोण में। अब वो मिट्टी से बनी मूर्ति के ऊपर पूरा अगर कहा जाए डिजाइन बना हुआ है, यानी उनको अलंकरण का, जैसे अपन याद करो जब हम मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल को देखते हैं, हाथ में चूड़ियां हैं, कान में ईयरिंग है, ठीक है, अलग तरह का ड्रेस है, तो हम लिखते हैं कि भाई उस समय के लोगों को सौंदर्य आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन की जानकारी थी। ये कला की जो है वो एक श्रेष्ठ जो है वो उसका उदाहरण मिलता है। ठीक है, उस समय के महिलाओं की जीवन शैली के बारे में हमें इससे जो है वो जानकारी मिलती है यहाँ पर। तो ऐसे ही अगर आप मूर्तियों का उल्लेख करो कि भाई बंदर की मूर्ति मिल रही है, मतलब बंदर जो है वो उस समय जो है वो सोसाइटी में जो है वो अगर कहा जाए कि हमारे आसपास बंदर भी जो है वो पाए जाते हैं, ऐसे आप लिस्ट बनाओ।
और हर एक मूर्ति को एक या दो लाइन में लिखोगे। तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाते हैं तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहती कि यार मैं क्या लिखूंगा 2 पेज में, कैसे मन से लिखूंगा। आप लिंक करोगे तो बन जाएगा। जैसे बाबरनामा, अभी आप सोचो बाबरनामा इतना ऑलमोस्ट इस क्लास में सबने पढ़ रखा कि हमें जो मध्यकाल का जो समाज है भारत का, उसका बड़ा अच्छा उल्लेख, भारत के लोग कैसे रहते थे, किन धर्मों को फॉलो करते थे, क्या खाते थे, ये सब उल्लेख हमको बाबरनामा से मिलता है। तो समकालीन भारत का वर्णन बाबरनामा के हिसाब से भारत कैसे बताओगे? बाबरनामा के अनुसार भारत की सामाजिक स्थिति, बाबरनामा के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति, बाबरनामा के अनुसार भारत की राजनीतिक स्थिति। तो आउटलाइन बना, जैसे सामाजिक स्थिति, सोचो बाबरनामा क्या क्या चीजें रही होंगी, क्या क्या रही होंगी। ठीक है, जौहर प्रथा रही होगी। जैसे सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के अंदर जो है वो अगर कहा जाए, बोल दोगे कि समाज के अंदर हिंदू और मुस्लिम वर्ग थे। सल्तनत काल से ही दोनों वर्ग जो है एक दूसरे से सामंजस्य से चले आ रहे थे, ये अपन ने लिख दिया। समाज 3 वर्गों में विभाजित था, एक था सामंत वर्ग, एक था मध्यम वर्ग, एक था निम्न वर्ग। चलो इतना भूल गए। मन से सामाजिक स्थिति में क्या लिख सकते हो? महिलाओं की स्थिति लिख सकते हो, कैसी थी, बाल विवाह होते थे कि नहीं होते थे, सती प्रथा होती थी कि नहीं होती थी, ठीक है, वेश्यावृत्ति होती थी कि नहीं होती थी, जौहर था कि नहीं था। ये हमें स्त्रियों के, तो हम ये कह सकते हैं कि बाबरनामा में बाबर ने भारत के सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति का उल्लेख किया। उसने बताया कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। समाज में कई ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जिनको जो है अगर कहा जाए कुप्रथा के रूप में देखा गया, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक है, वेश्यावृत्ति। ठीक है, सल्तनत काल के समय से जौहर प्रथा जो राजस्थान के आसपास ज्यादा प्रचलित थी, उसका उल्लेख भी जो है वो बाबर ने अपने बाबरनामा के अंदर जो है वो किया। यहाँ पर ये जो है वो बेसिक थे यहाँ। तो उसने ये सब बताने की कोशिश करी यहाँ। जैसे अगर कहा जाए कि बाबरनामा में अब अपन मन से क्या लिखे, ये पहला महिलाओं की स्थिति हुई, दूसरा क्या? ठीक है, समाज के अंदर अगर कहा जाए आपको जाति प्रथा नहीं मिलती थी क्या? जब आज आप जाति प्रथा छुआछूत को खत्म नहीं कर पाए पूरी तरीके से, तो उस समय होगी कि नहीं होगी, सोचो ना। तो बाबरनामा में अकबर ने ये बताया कि समाज जो है अगर कहा जाए अलग अलग कई जातियों में वर्गीकृत था। एक जाति और दूसरी जाति के बीच विभेद देखने को मिलता, जाति प्रथा को जो है एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता था, जिससे समाज के अंदर एक ही धर्म के लोग कई वर्ग में जो है वो विभाजित थे और एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, जिसका लाभ बाबर ने उठाया। बाबर ने खुद लिखा है। अब मैं कहता हूं आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, हम तो कहते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आप मन से नहीं लिख सकते थे? मन से नहीं लिख सकते थे क्या? वहां की धार्मिक स्थिति को नहीं लिख सकते थे? लोग वैष्णव शैव धर्म शक्ति की जो है वो पूजा किया करते थे। धार्मिक स्थानों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। सल्तनत काल से ऐसे धार्मिक स्थानों के ऊपर जो है वो टैक्स भी लिए जाते थे, तीर्थ यात्रा महसूल जैसे कर जो है वो लिए जाते थे। हिंदुओं को के ऊपर एक अलग से जो है वो कर इम्पोज किया जाता था, जैसे जजिया कहा जाता था। ये कि आप सोचो कि आप हमेशा याद, और इसके अलावा कुछ है भी नहीं। आप सोचो कि बाबरनामा पढ़ लूंगा उसमें कुछ और अलग लिखा मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वही सब कुछ है वहां, कुछ नया नहीं है। तो सामाजिक स्थिति लिखोगे वैसे आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब है समाज के अंदर व्यापारियों की क्या स्थिति थी, किन चीजों का व्यापार हुआ करता था, किन चीजों का वो निर्यात करते थे, किन चीजों का आयात करते थे। जैसे हमारे यहाँ से जैसे नील है, ठीक है, या अनाज है, अफीम है, ये सब एक्सपोर्ट हुआ करता था। अरब से हम जो है वो घोड़े इंपोर्ट करते थे। तो हमें ये पता चलता है कि बाबरनामा से कि जो है वो किन चीजों का भारत निर्यात किया करता था। ठीक है, उसमें भारत में अगर कहा जाए कौन सी फसलें लगाई जाती थी, किन फसलों को उगाया जाता था, व्यापारियों का वर्ग कैसा था, ये जो अगर कहा जाए आपको मिले। उसने ये तक लिखा अपने बाबरनामा में कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता जो अगर कहा जाए का अभाव बहुत था। इसके कारण कई आक्रांताओं ने अगर कहा जाए कि इस देश को जो है वो अपने उसमें लिया, और हम भी जो है उसी के तहत जो अगर कहा जाए भारत को जो है वो अपने जो है वो नियंत्रण में जमीन। तो सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक समकालीन शासक लिखो। दक्षिण में चले जाओ तो दक्षिण के अंदर आपको मालूम होगा कि बहमनी डायनेस्टी का उल्लेख जो है वो बाबर ने किया। वहां पर जो है वो मुस्लिम सत्ता का। विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय की, अकेले कृष्णदेव राय की तारीफ करी बाबर ने। उसने कहा बहुत महान शासक है, ईमानदार शासक है, बढ़िया है, और अपनी प्रजा के हितों के कल्याण के लिए काम करता। उसकी प्रजा के अंदर हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है, वो विभेद नहीं करता किसी जो अगर कहा जाए जाति धर्म के लिए। ये वो उल्लेख करके गया है बाबरनामा के यहाँ पर। तो उस समय अगर कहा जाए तो हमें ये समझ पड़ा
कि समकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके अलावा कला, संस्कृति, तीज त्योहार, पर्व, नृत्य, खान पान, ठीक है, आभूषण, स्त्रियों की दशा, ठीक है, आयात निर्यात, ये अगर आप एक एक पॉइंट नीचे बढ़ाते जाते, आपको एक ही लाइन तो लिखना था यार। अगर आप निर्यात आयात लिख रहे हो तो आपको कम से कम इतना मालूम है कि नील यहाँ बहुत होता था, अफीम यहाँ बहुत होता था, एक्सपोर्ट होता, घोड़े शुरू से अरबी घोड़ों की हमको जरूरत होती, वो हम इंपोर्ट करते थे। ये एक लाइन खत्म हो गई, उससे ज्यादा नहीं। अब वहां कंफ्यूज हो रहे यार, बाबरनामा में क्या लिखूं, बाबर का शासनकाल लिख दूं क्या, कि बाबर ने 1526 से 1530 तक जो है वो अगर कहा जाए युद्ध लड़े। अब आप जो है वो बैटल ऑफ खानवा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी, ये लिख रहे हो, उससे आंसर नहीं बने। वो समकालीन भारत की बात करो, कैसा कंटेम्पररी इंडिया था उस समय, भारत क्या था, क्या यहाँ सामाजिक जो है मतलब सामाजिक ताना बाना कैसा था, राजनीतिक ताना बाना कैसा था, ये प्रश्न कर रहा है। और ये मन से लिखा जा सकता, ये मतलब पेपर सेटर ने, ये पेपर में तो आप अगर ईमानदारी से करोगे तो आपको मन से लिखने वाली चीज है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है अगर कहा जाए इसके अंदर जो है वो नहीं डालेंगे। फिर आते हैं कलचुरी वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए, है ना, और परमार कालीन। अब यहाँ पर अब आप पहले तो समझिए कि प्रश्नकर्ता ने आपको इनडायरेक्टली आंसर दे दिया कि भैया मैं आपसे जो है अगर कहा जाए इंडिया के कलचुरियों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, कि जो है वो अगर कहा जाए कि आप पूरे कलचुरी अलग अलग जो जितनी कलचुरी डायनेस्टी A to Z कलचुरी डायनेस्टी की कहानी जो है मुझे सुना है, वो नहीं पूछ। क्योंकि मैं आपको परमार लिंक कर रहा हूं तो आप कम से कम हमारे मध्य प्रदेश के ही कलचुरियों का उल्लेख जो है वो करिए। बाकी जो है अगर कहा जाए कि ऊपर जो है वो दौड़ जो है वो लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अब समझिए, जैसे मान के चलिए कलचुरी डायनेस्टी के बारे में। अब पहले रफली हम ये समझें कि कलचुरियों में लिखेंगे, मतलब पहला तो है कि यार मध्य प्रदेश के अंदर त्रिपुरी के कलचुरी जो है वो चेदी डायनेस्टी का उल्लेख इसमें होना है, ये रहे। त्रिपुरी में जो अगर कहा जाए जो कलचुरी वंश था उसका उल्लेख करना। तो पहले अगर कहा जाए कि कलचुरी वंश के इतिहास पर, तो कलचुरी वंश के इतिहास की जो है जानकारी हमें कलचुरी अभिलेख, जैसे बिल्हारी अभिलेख है, ठीक है, इससे मिलती है। हेरा जो अभिलेख है, जबलपुर इंस्क्रिप्शन है, इससे हमको कलचुरियों की जानकारी मिलती। तो पहले तो आपने देखो, ऐसा है कि मैं एक एक चीज पूरी विस्तार से बता दूं, वो संभव नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर राजशेखर ने काव्य मीमांसा विदुषाल भंजिका लिखी तो इसमें भी कलचुरियों के का उल्लेख हमको मिलता है। ये बताया जाता है कि यार कलचुरी वंश की जानकारी हमको यहाँ भी मिल रही है। तो पहले तो आपने जब आर्टिकल को शुरू किया, क्योंकि वो इतिहास पर प्रकाश डालेंगे, तो इतिहास मुझे मिलेगा कहाँ से, मुझे बिल्हारी का इंस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, करितलाई का जो है वो इंस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। राजशेखर भले ही इनका दरबारी कभी नहीं था, लेकिन राजशेखर की रचनाओं में, क्योंकि वो कलचुरी राजा थे, युवराज, उनके दरबार में कुछ समय रहा था, तो उस समय जो उसकी रचनाएं थी उसमें हमें कलचुरियों का कुछ उल्लेख मिलता है। तो वो रचना अपन जो है वो अगर कहा जाए लिख सकते हैं। फिर जो अगर कहा जाए कि कलचुरियों की सीधे राजनीतिक स्थिति पर, तो कलचुरी वंश में आप जो है अगर कहा जाए बताएंगे कि कलचुरी वंश का पहला जो शासक है वो लगभग कोक्कल फर्स्ट को माना जाता है। 845 AD में कोक्कल फर्स्ट जो है वो, ये सबको याद है, राजा बना। फिर कोक्कल के बाद उसके 18 पुरुष जो बच्चों बेटों का उल्लेख कर दिया आपने कि बेटे थे। फिर उसी में क्रम में आप शंकरगढ़ पर चले गए। फिर उसमें महान राजा की ओर गए, युवराज फर्स्ट, जो कि इस वंश का जो अगर कहा जाए सबसे महान शासक जो है वो माना जाता है। जब युवराज फर्स्ट का शासन आया, तो युवराज फर्स्ट के शासनकाल के दौरान मतलब कलचुरी वंश जो है वो भारत के जो है वो ऐतिहासिक अगर कहा जाए हिस्टोरिकल मैप में चमकने लगा। क्योंकि युवराज के ही शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष में उसने भाग लिया, और राष्ट्रकूटों के साथ उसने जो अगर कहा जाए युद्ध किया, और राष्ट्रकूटों को उसने परास्त भी किया। कहा जाता है कि युवराज फर्स्ट इतना महान शासक था कि उसने उज्जैन तक के क्षेत्र के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो राजशेखर ने अपने ग्रंथ विदशाल भंजिका में उसको उज्जैनी भुजंग लिख गया। उज्जैनी भुजंग का मतलब क्यों लिख रहा है उज्जैनी भुजंग, मतलब इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि उसने पूरे उज्जैन तक का जो मालवा था उसको एक्वायर किया होगा। तो ये कल मतलब ये आपने पढ़ रखा है तो वेल गुड, नहीं पढ़ा तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इसमें आपका दिमाग जो है वो मन से कुछ नहीं। ऊपर वाले में बाबरनामा में मन से लिख दो आप, ठीक है, मरण मूर्तियों में मन से लिख दो आप, कोई गलत नहीं होगा। बट यहाँ आपके पास कंटेंट नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है कि राजशेखर का ग्रंथ विशाल भंजिका में
उसे उज्जैनी भुजंग कहा गया, जो स्पष्ट करता है कि कलचुरी वंश का साम्राज्य युवराज के शासनकाल के दौरान मालवा तक फैल चुका होगा, उज्जैन को जो है वो उसने अपने नियंत्रण में ले लिया होगा। ये बेसिक अगर कहा जाए हमको पता होना चाहिए। इसी के शासनकाल में अगर कहा जाए कई मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। फिर जो है वो युवराज के बाद जो है वो बाकी शासकों का जो है वो उल्लेख अपने को लिखना। फिर उसके बाद कलचुरी स्थापत्य कला पे लिखना। तो इतिहास पे प्रकाश मतलब उसमें सोर्सेस, उनकी राजनीतिक सामाजिक, चूंकि देखो मध्य प्रदेश के इतिहास में, ये मैं आपको बताऊं, चंदेल, परमार और कलचुगी तीनों के बता दूं, और चाहे तो छोटी डायनेस्टी ले, कोई भी मध्य प्रदेश की छोटी जो डायनेस्टीज आपको सिलेबस के अंदर जो है वो उन्होंने डाल रखी हैं, उन डायनेस्टी, जैसे सपोज मान के चलो गर्दभील है, सैल है, मंदसौर की गुहिल डायनेस्टी है, ये सतना की उच्चकल्प डायनेस्टी है ना, आपकी क्या नाम है इसका, जो मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर मैत्रक डायनेस्टी थी, पन्ना में परिव्राजक डायनेस्टी है, और ये बुंदेलखंड में जो है अगर कहा जाए मेघराज डायनेस्टी। ये जितने डायनेस्टीज के नाम मैंने मध्य प्रदेश में, आप सोचो कि इसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रोस्पेक्ट को अलग अलग लिखे हो, नहीं लिख सकते। कहीं कोई विस्तार में इनकी व्याख्या नहीं है कि परमार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक, एक ही साथ लिखना पड़ेगा। तो वो पैरा जैसे आपने ऐतिहासिक स्रोत लिखे, फिर राजनीतिक, फिर उसके बाद सामाजिक आर्थिक जो है वो जीवन के ऊपर एक टिप्पणी लिखी, स्थापत्य कला लिखा, और ओवरऑल अगर कहा जाए मूल्यांकन के अंदर जो सबसे महान राजा, जैसे युवराज के बारे में आपने जो अगर कहा जाए, कर्ण के बारे में जो है वो उल्लेख कर दिया, जो अमरकंटक में जो मंदिर है वो आपको मालूम है कि लक्ष्मी कर्ण नाम के राजा के द्वारा ही बनवाया गया, वो उल्लेख करते हैं। फिर वही सेम जो अगर कहा जाए परमाल काल में मध्य प्रदेश में प्रमुख जो घटना है, तो इसमें आप क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमार काल का मतलब है कि भाई परमारों का जो है वो शासन कहाँ कहाँ रहा, और कौन कौन से जो है अगर कहा जाए परमार जो है वो शासक रहे। तो रफली पहले तो हमको बुनियादी रूप से परमार डायनेस्टी की जो अगर कहा जाए शुरुआती कहाँ, कि भाई परमार काल की घटनाओं को तो आप कैसे लिखोगे कि मध्य प्रदेश में परमार जो है वो अगर कहा जाए तो त्रिपक्षीय संघर्ष के काल में, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच जो भी डायनेस्टी मध्य प्रदेश की लिखो, उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख आंख बंद करके मारो। क्योंकि वो जो त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन डायनेस्टी लड़ रही हैं, उन तीनों का फायदा उठाकर छोटी छोटी डायनेस्टियों का उदय हुई। ये तीनों डायनेस्टी अगर लड़ती नहीं, पाल, प्रतिहार, जगह, राष्ट्रकूट, तो आप ये मान के चलो कि स्थानीय डायनेस्टीज को खड़े होने का मौका नहीं मिलता। जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज लोकल इश्यूज को फोकस करके नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स से भटक जाती हैं, तो कई सारे रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं, जो आज भारत के अंदर एनडीए और यूपीए के घटक दलों में, या इंडिया जो इंडी कहते हैं जिसको, ये घटक दलों के रूप में दिखते हैं। सेम कहानी यहाँ की। तो आप जब परमार काल की जो अगर कहा जाए घटित घटनाओं के बारे में लिखोगे, तो उसमें सबसे पहले तो यही बोलोगे कि भाई हमें परमार वंश जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में एक नए वंश का उदय हुआ है, जिसे हम परमार वंश कहते हैं। इस वंश के बारे में जानकारी हमें उज्जैन इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, राजा भोज की रचनाओं से, जो भी आपको रचनाएं राजा भोज की, समरंग गण सूत्रधार जो भी लिखी, की रचनाओं से, पद्मगुप्त की रचना नवसांग से, चरित्र से जो है, उदयपुर प्रशस्ति से, हरसोल इंस्क्रिप्शन से, और जो भी आपने अपने आर्टिकल में आपके पास जो गाइड या बुकें होंगी उसमें जो जो आपके पास हो, यहाँ पर जैसे मेरुतंग के द्वारा जो प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा उससे, ये इनसे हमको इस वंश के बारे में जानकारी मिलती। कई जो अगर कहा जाए समकालीन सल्तनत कालीन लेखक से भी हमको जो है वो इस वंश के बारे में जानकारी मिलती, उस समय के अगर कहा जाए जो लेखक रहे उनसे। फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए घटनाओं में, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जैसे उपेंद्र जय अगर कहा जाए ने इस वंश को खड़ा कर, वागपत घटनाओं में वागपति मुंज एक स्वतंत्र शासक के रूप में खड़ा हुआ, और वागपति मुंज ने अपने शासनकाल के दौरान त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो भाग लिया। ये अपन आंसर जो अगर कहा जाए बता सकते हैं। तो ये शुरुआती है कि भाई अगर घटनाएं लिखना है, तो घटनाओं में जो अगर कहा जाए कि कैसे लिखना, जैसे सी एक्स सेकंड परमार वंश का एक उदाहरण, तो सी एक्स सेकंड ने राष्ट्रकूट राजा थे कोटिक के, उनको जो अगर कहा जाए नर्मदा नदी के किनारे कहते हैं घेर लिया, और उनकी सेनाओं को हराया। अब वो जो अगर कहा जाए राष्ट्रकूट नरेट्स यहाँ से क्रॉस करके निकल गए आपके मान्य खेत, जो कि राष्ट्रकूटों की कैपिटल ही थी,
वहां तक कहते हैं कि वो गया और वहां से पूरा एक्वायर करके संपत्ति लूट के लाया। ये घटना थी कि सियक एक महान शासक के रूप में उभरा, और उसने जो अगर कहा जाए इसकी ग्लोरी को फैलाने की कोशिश करी। उसके बाद के जो शासक थे, सियक के बाद उसका लड़का मुंज, सिंधुराज, उनने भी इस ग्लोरी को जो है वो बनाया। राजा भोज ने अपने साम्राज्य की सीमाएं जो है वो गुजरात, राजस्थान जो अगर कहा जाए तक फैला दी। ऐसे अगर हम लिखेंगे तब जो है अगर कहा जाए आएगा। और घटनाओं में राजा भोज का उल्लेख, भोजशाला मंदिर स्थापत्य को जरूर जगह जगह दो। ठीक है, यहाँ पर कि क्या क्या हुआ, तो इवेंट्स में जो है अगर कहा जाए कि मंदिरों का निर्माण, भव्य मंदिरों का निर्माण जो है वो कराया गया। राजा भोज का उल्लेख कर दो, भोजशाला के बारे में जो है वो आप बता दो उसके अंदर। ठीक है, तो ये आर्टिकल में वो चाहता क्या है उसके ऊपर टिका हुआ, प्रश्न करना चाह क्या रहा है उसके ऊपर। अब अगला है, अगर कहा जाए ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कृषि पर प्रभाव। मैं सोच रहा था कि अब होता क्या है, देखो बेटा, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि 10-20 लोग देखें हम तो कहते हैं, जिसको जरूरत है वो देखे। मैं इसमें 2 लाइन में आंसर कर दूं तो मैंने आपको समझाया क्या, इसका मतलब ही नहीं ना आप मन से क्या लिख के आओगे ना। प्रश्न ये है कि अभी ये क्वेश्चन आ जाता, आप कहते गाइड में तो फलाना लिखा, अरे गाइड एग्जाम हॉल में काम आ रही है क्या तुम्हारे? गाइड एग्जाम हॉल में काम आ रही है कि गाइड तो एग्जाम हॉल में काम नहीं आ रही ना। वहां तो अपने को जो है वो अपनी अप्रोच पर ही काम करना है। तो अपनी अप्रोच पर कैसे काम करोगे, तो जैसे लिखा है ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि पर प्रभाव। अब रफली पहले अपन ये सोचें कि सपोज मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, तो ये है, प्रश्न है कि भाई अंग्रेज किस तरह की खेती को पसंद करते हैं। पहला तो ये है कि ब्रिटिश काल से पहले भारत में जो खेती होती थी वो परंपरागत है। परंपरागत मतलब हम गेहूं, चना, मक्का, दाल, ये सब खेती कर रहे हैं। कारण ये कि हमने यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को बाहर भेजने की नहीं सोची, मतलब हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट जो है नहीं होता। जब ब्रिटिश इंडिया भारत में शुरू हुआ, यानी ब्रिटिश काल जो अगर कहा जाए जब आया, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले 1813 में इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया, व्यवसायीकरण। तो पूछे कि भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण कब शुरू हुआ, 1813 के एक्ट के समय से ये कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ। अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था कि वे ऐसी फसलें जो है वो किसानों को लगाने के लिए प्रेशराइज करें जिनका यूरोप में अच्छा खासा मार्केट था या यूरोप में उनकी अच्छी खासी मांग थी। फॉर एग्जाम्पल, हम काली मिर्च को प्रमोट करें, दक्षिण भारत में लगी रही थी। हम रबड़ को प्रमोट करें, हम नील को प्रमोट करें, हम कपास लगाने को प्रमोट करें, जिनका पश्चिम में जो अगर कहा जाए मार्केट। जैसे आप सोचिए, एक कॉमन सेंस, क्या प्राचीन काल और मध्यकाल में हमने कभी देखा कि चाय की खेती हम लोग करते थे, कॉफी की खेती करते थे? नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने चाइना से चाय हमारे यहाँ लेकर आया। कारण ये था कि चाय की खेती से ये लोग चाय को एक्सपोर्ट भी करते थे, यहाँ से बाहर भेजते थे। तो हम ये आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान पहली बार भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण आरंभ हुआ। भारत में ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाया जाने लगा जिनसे संबंधित फसलों के लिए ब्रिटेन या यूरोप में अच्छे मार्केट थे, जिसका सीधा नुकसान जो अगर कहा जाए कृषक वर्ग को हुआ। क्योंकि जिन फसलों को वो लगा रहे थे, आप चाय की खेती कर रहे थे, रबड़ की खेती कर रहे थे, कपास की खेती कर रहे थे, उसके लिए स्थानीय स्तर पर जो है अगर कहा जाए बाजार उपलब्ध नहीं थे। उन्हें अंग्रेजों की मुंहमानी जो है अगर कहा जाए दामों पर या कीमतों पर अपने उत्पाद उनको जो है वो अगर कहा जाए बेचना पड़ते थे। यहाँ पर दूसरा जो है वो कृषि के क्षेत्र में जो पहले आत्मनिर्भरता थी, आत्मनिर्भर मतलब हमको जो चीजें चाहिए वो सब मिल जाती थी, वो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता क्या होती चली गई, खत्म हो चली। क्यों? क्योंकि पहले कृषि और उससे जुड़े उद्योग भारत में ही थे, अब कृषि तो यहाँ हो रही है पर उद्योग उसका ब्रिटेन में। तो जो किसान सोचता था कि मैं उसको दूंगा, वो चीज अब बिगड़ गई पूरी। तो ये भी आपको बताना कि भाई व्यवसायीकरण से जो अगर कहा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषकों की स्थिति कमजोर होती चली गई। कृषि के ऊपर जो लोग निर्भर थे, अब वो कृषि को छोड़कर जो है अगर कहा जाए अन्य व्यवसाय के ऊपर जो है वो जाने के लिए शिफ्ट हो गए, जिससे बेरोजगारी, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में पलायन, यानी उद्योगों में रोजगार की तलाश के लिए पलायन, ठीक है, आर्थिक रूप से जो अगर कहा जाए कृषकों का कमजोर होना, जैसी कई जो अगर कहा जाए समस्याएं। नई वाणिज्यिक फसलें जैसे कॉफी, नील, अफीम, जूट, गन्ना, कपास, इनसे जो अगर कहा जाए जो कि भारतीय जलवायु के कुछ अनुकूल थी, कुछ अनुकूल नहीं थी, उसका सीधा असर, अगर इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसका सीधा किसानों पे पड़ा।
श्रमिकों को पड़ा। पूंजीवादी वर्ग जो है अगर कहा जाए और अमीर होता चला गया। बिचौलिए जो मध्यम वर्ग अभी अपन पढ़ रहे थे ना ऊपर, बिचौलिए जो है अगर कहा जाए अधिक धर्म कहलाने लगे। लेकिन कृषक और श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। इस तरह की एक स्थिति का उल्लेख आप वहां कर सकते हो कि जैसे नील विद्रोह और तीन काठिया दो अलग है ना। दीनबंधु मित्र ने नील विद्रोह का उल्लेख किया। नील विद्रोह अलग है, तीन काठिया प्रणाली अलग। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब आप ये बोलोगे जैसे नील का भारत में कोई बाजार नहीं, यूरोपीय मार्केट में नील की जो है वो मांग थी, किसानों के ऊपर जो है वो नील लगाने के लिए ज्यादा दबाव डाला जाता था, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। बागान मालिक और पूंजीवादी वर्ग जो है वो अमीर होता चला गया। उससे परेशान होकर अगर कहा जाए 1859 में बंगाल के किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को हम नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये विद्रोह एक दो साल में खत्म नहीं हो गया। छुटपुट घटनाओं के रहते हुए ये विद्रोह लंबे समय तक अपनी भूमिका में रहा। और आगे गांधी एरा के दौरान ये हमें एक नए रूप में मिला जिसको अपन तीन गांठिया के नाम से जो है वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो ये अगर हम उल्लेख करें तो हमें कृषि को सब मतलब वहां पर हमको समझ पड़ेगा कि यार औपनिवेशिक काल में पूंजीवाद ये लेकर आए, नई वाणिज्यिक फसलें लेकर आए, बागवानी फसलों का विकास जो है वो यहाँ पर हुआ, मिडिल मैन या मध्यम वर्ग या व्यापारी वर्गों का उदय होने लगा। ठीक है, कृषक और श्रमिक जो है वो उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। शहरी क्षेत्रों के ऊपर जो है अगर कहा जाए पलायन होने लगा। मशीन निर्मित चीजों के उत्पाद से, जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल थे उनके उत्पाद से जो मतलब कृषि की कीमतें हैं उसकी अपन मतलब उसको ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जो कच्चा माल था अब चूंकि वो मशीन में जाता था, तो वो कच्चे माल को कम कीमतों में खरीद के उसको ऊंची दरों पे बेचते थे। ये ऊपर आपने देखा होगा वेल्थ ड्रेन थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं। दादाजी भाई नरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका जो है उल्लेख रखा। तो आप सोचिए कि ये ब्रिटिश इंडिया के दौरान ये सब चीजें आज भी आप सोचिए, बहुत दिमाग लगाइए। पुर्तगालियों ने, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू के हेतु शुरू कर। आज आप खेत में तंबाकू लगा लो, कहाँ मार्केट मिलेगा आपको? बाजार खुद सोचो कि आप तंबाकू का मार्केट देख सकते हो, आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आज आप अफीम लगा लो, खुद बेच लोगे अफीम? नहीं बेच पाओगे ना। ये बागवानी फसलें हैं जो अंग्रेजों ने यहाँ पर खड़ी करी। और उसके कारण जो है अगर कहा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था या कृषि से जो कृषक की जो है वो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। श्रमिक जो है वो अगर कहा जाए उतने ही रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था में योगदान कमजोर होता चला गया और आज भी स्थिति यही। बस ये है कि आप प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, तो अपने को बस समझना पड़ेगा कि नेचर वाइज वो क्या जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछना है। उसको जो है वो करता है। फिर कृषि अर्थ प्रभाव पे अब ये ध्यान रखना, चूंकि आर्टिकल है जो है वो 10 नंबर का, तो खाली मुंह से फांकने से काम नहीं चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ और काम हो गया। वो ढूंढेगा कि आपके पास कुछ जो है वो ऐसा कंक्रीट है जो आप प्रूफ कर रहे हो। तो कंक्रीट फिर आप उसमें क्या बताओगे कि कृषि से संबंधित राजस्व प्रणालियां भी आप लिखोगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था का आप उल्लेख करोगे, स्थायी बंदोबस्त का जो उल्लेख करोगे, महालवाड़ी का उल्लेख करोगे। इससे आप बताओगे कि जैसे महालवाड़ी व्यवस्था है उसने भू राजस्व प्रणाली में कृषकों की स्थिति और जो है वो खराब कर दी और ठीक कर दी, जो आपको लगता है। ये आंकड़े आपको लिखो। फिर जनजातियों की जंगल सत्याग्रह, इसमें कुछ मत करिए, रोजगार निर्माण में एक जंगल सत्याग्रह का आर्टिकल आया वो पढ़। चलो वो ना पढ़ पाओ तो आंख बंद करके सोचो। सबसे पहले तो रफली अपन वहां पर क्लासिफाई करें कि यार कौन कौन ऐसे लोग रहे जिन्होंने जंगल से सत्याग्रह किया और वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी जो है वो बनाया। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो जंगल सत्याग्रह हुए, महात्मा गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, उसके आसपास अगर कहा जाए कि हम जंगल सत्याग्रह का टाइम जो है वो मान सकते, तो नंबर वन आपको वहां पर इसको लिखना कैसे यहाँ पर। तो आपको पहले तो यही बताना है कि भाई मध्य प्रदेश जो है वो जनजातीय बहुल जो है वो राज्य है। आज भी सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियों में जो है वो मध्य प्रदेश में जनजातियों का निवास है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी सतपुड़ा पर्वतमाला में, क्योंकि मोस्टली सतपुड़ा में जो जंगल सत्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला की जो है वो मुख्य जनजातियों के द्वारा ठीक है जंगल सत्याग्रह किए गए। संभवतः इन सत्याग्रहों का मूल्य जो कारण है महात्मा गांधी के सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित जो है वो माना जाता है। मध्य प्रदेश में हुए जनजातियों के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख जंगल सत्याग्रहों में नंबर वन, पहले तो जो अगर कहा जाए सीधे घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, तो उसमें पूरा लिख दिया।
कि 1930 में जो है अगर कहा जाए गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जो है वो घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसमें जो है अगर कहा जाए कोमा गोंड, रामू गोंड, मकड़ू गोंड आदि ने जो है वो अगर कहा जाए कि गंजन सिंह कोरकू को सहायता की। यानी आपको जंगल सत्याग्रह कहाँ से हुआ और उसमें कौन जो है वो रोल प्ले करा, जैसे अगर कहा जाए टूरिया जंगल सत्याग्रह, तो टूरिया जंगल सत्याग्रह जब आप लिखोगे तो उसमें आपको दो चार, जैसे मुड्डो भाई, क्योंकि आपको मालूम होगा कि टूरिया जंगल सत्याग्रह में अंग्रेजों ने जो गोलीबारी करी थी उसमें जो है वो मुड्डे भाई जो है वो शहीद हो गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टूरिया नामक स्थान पर जो है वो 1930 में जो है वो टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसमें जनजातियों के द्वारा अपने अधिकारों के लिए और जंगल में जो है वो अगर कहा जाए उनके संसाधनों पर उनके नियंत्रण के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो सत्याग्रह किए। इस सत्याग्रह के दौरान हुई गोलीबारी में जो रेनो भाई, बिरजू भोई और जो है वो मुड्डे भाई जो है वो शहीद हो गई थी। ये रफली अपन आंसर तक जो है वो जाए, तब जो है वो अगर कहा जाए आंसर जो है वो लिंक होगा या कनेक्ट होगा। तो ऐसे अगर आप इसको लिस्ट वाइज जो है वो, ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है कि सबका सही गया होगा, इसमें किसी के क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कुछ जो है वो गड़बड़ी हुई हो, क्योंकि ये सरल ही क्वेश्चन, कोई टफ नेचर का जो है वो क्वेश्चन ये जो है वो पूछा नहीं गया। अब स्वतंत्रता के पूर्व होलकर रियासत को समझाइए और ओरछा मेले का वर्णन कीजिए। अब ध्यान समझिए, दोनों क्वेश्चन मन से लिखने, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ओरछा मेला लिखना शुरू करूँ तो 2 पेज लिखने में मुझे कष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं कितना क्या ढूंढूंगा। रामलीला के ऊपर जो रामनवमी के ऊपर मेला होता है, ओरछा में बढ़ाता है, निवाड़ी में बढ़ाता है, लिखते भी जाऊंगा तो ये यहाँ तक जाते जाते मेरा पेन रुक जाएगा। इससे ज्यादा इतने जो अगर कहा जाए ये आधे पेज से ज्यादा मैं नहीं इसको चला सकता, 2 पेज में चलाना बहुत कठिन। प्रश्न का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना एग्जाम में, कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें कई सारे पॉइंट्स हो, टिक लगाने वाला जो है पॉइंट के आधार पर आंसर तक चला जाए, और कौन सा ऐसा है जिसमें कथा ही लिखा है। ओरछा मेले में आप ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते, कथा ही लिखना पड़ेगी जैसे ऐसे राइटिंग करते हैं। लेकिन होलकर डायनेस्टी के बारे में जो अगर कहा जाए आप बहुत बड़ा आर्टिकल लिख सकते शुरू से, यानी मल्हार राव होलकर से यशवंत राव तक जो है अगर कहा जाए कि आप पूरा के पूरा होलकर जो है वो डायनेस्टी को आसानी से जो है वो समझ सकते। तो चयन करते समय होलकर हमारे लिए बहुत बस पर जो अगर कहा जाए ओरछा में, तो होलकर आपने सिंपल सा लिखा, समझाइए तो आपने लिखा कि होलकर जो है वो अगर कहा जाए जब मतलब मराठा साम्राज्य के दौरान पेशवाओं के द्वारा जब सूबेदारी नियुक्त की गई, तो बाजीराव के शासनकाल में जब बाजीराव पेशवा थे तो उन्होंने जो है वो अगर कहा जाए अपने कई सूबेदार अपॉइंट किए, जिसमें से एक मल्हार राव है। अब यहां से कहानी कैसे आएगी, 2 पेज में सबसे पहले तो मल्हार राव होलकर, 2 4 5 लाइन जो तुमको अच्छी लगती है मल्हार राव होलकर के बारे में लिख देना। ठीक है, जैसे बैटल ऑफ भोपाल लड़ा उन्होंने, ठीक है, दिल्ली का युद्ध लड़ा 1737 में, ठीक है, पालखेड़ का युद्ध लड़ा जो अगर कहा जाए कब लड़ा था 1728 में। ये मल्हार राव है, तो मल्हार राव होलकर के बाद सीधे अहिल्याबाई होलकर। 2 4 जो है अगर कहा जाए जो भी अच्छा जो है वो रियासत को समझाए ना, अहिल्याबाई होलकर के आ गए। अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल, उनके स्थापत्य कला में 2 3 लाइन, जैसे सिंपल जो है ना 1767 से 1795 के बीच में अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई। अपने शासनकाल के दौरान उनके स्थापत्य कला के लिए, उनके निर्माण कार्यों के लिए इनको याद किया जाता है यहाँ पर। ये बेसिक सा अपन ने अहिल्याबाई होलकर। फिर उसके बाद तुकोजी राव होलकर। तुकोजी राव होलकर के जस्ट बाद जो है वो यशवंत राव होलकर फर्स्ट, उनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं कई लोग। ठीक है, एन एस ईमानदार इनामदार ने उनको भारत का नेपोलियन कहा था। तो यशवंत राव होलकर, इसमें फायदा क्या मिलेगा, इसमें बेनिफिट ये मिलेगा, मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, तुकोजी राव होलकर, यशवंत राव होलकर, आपको कम से कम जो अगर कहा जाए कुछ 2 2 3 3 लाइन उनके बारे में मिल, 2 2 3 3 लाइन मिलेगी। जैसे महिदपुर का युद्ध, बैटल ऑफ महिदपुर 1817 का, भीमाबाई होलकर, तुकोजी राव होलकर द्वितीय। ऐसे करते करते अब नीचे आओगे तो 2 पेज आराम से भर सकते। और अच्छी बात ये कि जो एग्जाम सेट मतलब कॉपी चेक करने वाला वो भी देख रहा है, अच्छा मल्हार राव होलकर ठीक है, अहिल्याबाई होलकर ठीक है, तुकोजी राव होलकर ठीक है, यशवंत राव होलकर ठीक है, शिवाजी राव होलकर ठीक है, तुकोजी राव होलकर तृतीय ठीक है। तो टिक 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 टिक, उसको लगा यार मैंने इतने टिक लगा दिए, 8 नंबर तो बनते हैं, 7 नंबर तो बनते हैं। अब तुमने कथा लिखी, उसने एक टिक पहले पेज पे लगाया, दूसरा दूसरे पे लगाया, उठा के 4 या 5 नंबर देकर वो आगे बढ़ गया। कहानी जो है वो तब गड़बड़ होती है।
तो आप हमेशा याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। हाँ, सपोज मान के चलिए अब ये क्वेश्चन और में नहीं आता, केवल ओरछा के मेले आ जाते, तब आपको ये ओरछा के घाट, ठीक है, ओरछा की जो अगर कहा जाए मतलब ओरछा अभी सबको मालूम है राजा राम टेम्पल के, तो पहले तो मनसी मार देते कि रामनवमी के ऊपर जो अगर कहा जाए हर साल जो है वो ओरछा मेले का आयोजन किया जाता है। जब ओरछा उत्सव होता है उस समय भी जो है अगर कहा जाए ओरछा के आसपास जो है वो छोटे छोटे मेलों का जो है वो आयोजन किया जाता है यहाँ पर। ऐसे मन से लिख सकते हैं, अगर जब अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है वो बनता तो। अब सेम जो होलकर का था, वही के वही जो है वो गोंडवाना, सेम के सेम, उसमें कुछ भी नहीं। आपको गोंडवाना वंशावली के अंदर मतलब जो गोंडवाना डायनेस्टी है उसके जो शुरू से आखिरी तक के जो शासक, उन शासकों का पूरा के पूरा उल्लेख करना, कुछ भी नहीं करना यहाँ तक। यानी 14वीं सेंचुरी के दौरान जब गोंडवाना डायनेस्टी खड़ी हुई, वहां से शुरू करते हुए आप जो है अगर कहा जाए कि कमलापति गोंड तक जो अगर कहा जाए आर्टिकल को जो है वो कवर करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता गोंडवाना वंशावली, तो मैं यही बोलता है कि लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास जो है वो कहा जाए गोंडवाना डायनेस्टी का जो है वो उदय हुआ। प्रारंभिक जो है अगर कहा जाए गोंड जो राजाओं में यादव राय, माधव राव, जगन्नाथ सिंह गोड जैसे राजा थे। ठीक है, गोंडवाना वंश के बारे में हमें जानकारी डस डस फिर अभिलेख लिख दो, जैसे मोती महल रामनगर मंडला का है, या रामनगर इंस्क्रिप्शन है, या जो अगर कहा जाए वो कौन सी रचना है, गणेश नृप मंडल है रचना, उसमें से दो चार लाइन लिख दो। फिर सीधे राजाओं की वंशावली के ऊपर आ जाए। राजाओं की वंशावली का मतलब है कि जो शुरुआती राजा थे, जैसे मतलब सबसे पहले आप संग्राम शाह के बारे में लिखते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि देखो प्रश्न क्या है कि वो प्रश्न को दो नजरिए में पूछा, गोंडवाना वंशावली एवं इतिहास के बाद। वंशावली का मतलब है कि राजा किसके बाद कौन है, जैसे संग्राम शाह, तो संग्राम शाह के बारे में आपको लिखना है कि 1480 में संग्राम शाह जो है अगर कहा जाए शासक बने, उन्होंने 1530 तक जो है वो शासन किया। ठीक है, उनको बावन गणा गणाधिपति के नाम से जो है वो जाना जाता है। अपने शासन काल के दौरान उन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश के बड़े भौगोलिक भाग में 52 गणों का जो है वो निर्माण जो है वो किया। ठीक है, ऐसे अपन ने ये आर्टिकल लिखा। फिर उसके जस्ट बाद वंशावली में जैसे दलपत शाह के बाद जो है वो जो है अगर कहा जाए रानी दुर्गावती के बारे में आप लिख लेते कि रानी दुर्गावती जो है वो गौंड शासिका थी। फिर रानी दुर्गावती के बाद इसी क्रम में राजा हृदय शाह, ये वो राजा हृदय शाह नहीं है, दूसरे राजा हृदय शाह है ना, 1600 में राजा हृदय शाह के हाथ में सत्ता आई। तो क्रम है, जो भी गाइड आपने पढ़ रखी होगी उस क्रम में आप जाओगे तो क्रम पूरा के पूरा आसान। तो प्रश्न आप हमेशा वो चुनिए, जैसे अगर आप खाजिया नायक और उनके सहयोगी सुनते हो, तो क्या होता है, भीमा नायक, खाजिया नायक, टंटे निमाड़ से यही क्रांति का नेतृत्व किया। अब इस पे 2 पेज का आर्टिकल जमाना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड खीर हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि 2 पेज का आर्टिकल जमाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया। कैसे मैं जमाऊंगा 2 पेज, और तीन को 2 पेज में लिखूंगा, कितना कितना व्याख्या खाजिया। अभी आपसे मैं पूछ लूं चलो बताओ खाजिया नायक के बारे में 1 पेज लिखो, लिख सकते हो? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, 4 लाइन पर। लेकिन अगर गौण वंशावली की बात आ गई, तो इस क्लास में रानी दुर्गावती का नाम सबने सुना, राजा हृदय शाह के बारे में सबको जो है वो अगर कहा जाए मालूम है, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं मालूम। तो आपके सामने बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके सामने अगर कहा जाए बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कोई भी जो है वो अगर कहा जाए आप नाम जो है वो उठा सकते हो यहाँ पर। तो प्रश्न चुनते समय कौन सा प्रश्न चुनोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जैसे सपोज मान के चलो मैं पेपर लिख रहा होता, तो मैं ऊपर वाला ही प्रश्न चुनता, क्योंकि मेरे पास जो अगर कहा जाए गोंडवाना डायनेस्टी के कम से कम 10-12 जो है वो राजा के नाम। आखिरी में जैसे आधे पेज में तो आखिरी में मैं निजाम शाह का उल्लेख कर देता, फिर निजाम शाह के बाद जो है वो अगर कहा जाए कमलापति गोंड का उल्लेख कर देता, फिर उसके बाद नवल शाह का उल्लेख कर रहे वंशावली हो गई। और फिर आखिरी में जो है नवल शाह के बाद में लिख देता वंशावली में कि नवल शाह इस वंश के आखिरी जो है शासक माने जाते हैं, जो कि भोपाल में जो है वो एक अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान के साथ जो है युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और फिर जो है अगर कहा जाए इस पूरे क्षेत्र के ऊपर दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल और उसके आसपास जो है वो एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसको हम भोपाल रियासत के नाम से या प्रिंसली स्टेट है जो भी आप कहना चाहो वो लिख सकते। तो खुद दिमाग लगाइए ना कि अगर गोंडवाना वंशावली में मैं एक एक लाइन में निजाम शाह के बारे में 1 लाइन लिखूं, ठीक है, रानी कमलापति गोंड के बारे में 2 लाइन लिखूं,
और उनके लड़के नवल शाह के बारे में 2 लाइन, तो 6 लाइन तो यही हो गई। लेकिन जब मैं खाजिया नायक, टंट्या भील और भीमा नायक की कहानी लिखूंगा, तो मेरे सामने बहुत सारे जो है वो, अगर कहा जाए, कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, बहुत सारे। लिख तो मैं तो कह रहा हूँ ना, लिखने में कोई बुराई नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। आप मुझे कहोगे तो मैं भी आपको जो है वो 50 चीजें जो है वो लिखी हुई बता सकता हूँ या लिखवा सकता हूँ। बट मुझे मालूम है कि एग्जाम हॉल में उसमें से सेलेक्ट करना और आंसर तक जो है वो दौड़ लगाना एक चैलेंजिंग मुद्दा है। तो प्रश्न चयन करते समय इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कि इस प्रश्न के ऊपर मैं कितना, जैसे खाजा नायक अगर मैं शुरू करता तो मैं यही लिखता कि खाजा नायक ने मध्य प्रदेश के निर्माण से क्रांति का जो है अगर कहा जाए नेतृत्व किया, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करी। ठीक है, उन्होंने भील और गौंड जो अगर कहा जाए सेना की सहायता से बड़वानी से क्रांति का, या सतपुड़ा के जो जंगल है उनसे बड़वानी से क्रांति का नेतृत्व किया। भावरगढ़ किले, विजयसन घाट जैसे क्षेत्र जो अगर कहा जाए उनकी क्रांति से संबंधित है। बट इसके बाद मेरी गाड़ी टैं बोल गया, क्या लिख, कहानी बोलेगी। लेकिन इसी के कंपेयर ऊपर गोंडवाना में ढेरों, अभी शंकर शाह रघुनाथ शाह तो मैंने बोली नहीं। अगर वहां वो भी आ जाते ना गोंडवाना में, तो शंकर शाह रघुनाथ, अभी तो इस क्लास में तो कोई है जिसको ना मालूम हो कि शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस, सबको मालूम है। मन से लिख सकते थे ना, मतलब उस क्रम में अभी 5 तो मैंने नीचे से तो 5 मैंने ही बता दी। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, निजाम शाह, रानी जो है वो कमलापति गौंड, ठीक है, नवल शाह, ये तो ऐसे ही बता दिया। तो आप सोचो कि प्रश्न कौन सा जो है वो चुनना चाहिए। इस तरह से ये चीजें जो है वो हुई। अब छोटे से क्वेश्चन 2-2 लाइन वाले पे जो है वो हल्का फुल्का जो है मैं बता देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं यानी खत्म करते हैं इसको। काफी लेंदी रहा होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि अब समझो कि पेपर आएगा तो करना क्या है। अभी मैं आपको बता दूं ये ऐसे हो गया, ये चीज इतना लिखना था, तो फिर वो आंसर तक आपको ले जाएगा नहीं। अब ये बड़े क्वेश्चन खत्म हुए, छोटे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों ने एनालिसिस में ये चीज आपको बताई दी होगी, उम्मीद है। और ये 1 लाइन फैक्ट, इसमें मैं केवल इतना बोलूंगा कि या तो आपको क्वेश्चन पता है तो आप अंदर हो, नहीं पता है तो आप अपना टाइम ही खराब करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस का एक ही तरीका होता है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो लिख करते हैं। जैसे भोपाल प्रजामंडल है, अगर आपको ये पता है कि 1948 में, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद, जब भोपाल के नवाब थे, उन्होंने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट खड़ी करी थी। ठीक है, मतलब एक अंतरिम सरकार जो है वो बनाई गई थी। उसी को जो है अगर कहा जाए भोपाल प्रजामंडल के नाम से जो है जाना। इसमें अगर आपको 1948 नहीं पता है, भोपाल के नवाब के द्वारा अंतरिम सरकार जो बनाई गई वो नहीं पता है, तो नंबर नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखें, है ना। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये इस तरह से अगर कहा जाए, फिर 1949 में तो जो अगर कहा जाए इसको क्या कर दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया। तो अब जैसे टंट्या बील, अब मैं क्या बताऊं टंट्या बील के बारे में। आप सोचोगे मैं यहाँ बताऊं कि टंट्या बील में क्या लिखना है, तो आप खुद इंटरनेट पे ढूंढेंगे, आपको बहुत सारी जगह आप खुद भी लिख सकते हैं टंट्या बील के संबंध में। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि ग्वालियर की टीटी, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का रिजल्ट थी, जवाब भी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 में हुआ। और इसमें जो सबसे पहली जो अगर कहा जाए टीटी साइन हुई थी, वो यही ग्वालियर की ही जो टीटी। तब आपको कोई नंबर जो है वो अगर कहा जाए नंबर नहीं मिल पाएंगे। आप ये लिखोगे कि अब जो है वो ग्वालियर के जो है वो सिंधिया शासकों के द्वारा जो है वो अंग्रेजों के साथ जो टीटी साइन की गई, उसको हम जो है वो थर्ड जो है वो मतलब टीटी ऑफ ग्वालियर के नाम से जानते हैं, तो वो नंबर शायद आधा दे। बट अगर हमको ये पता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान नवंबर 1817 में टिटी ऑफ ग्वालियर सिंधियाओं के साथ जो है साइन की गई थी। उस समय जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कई टिटी साइन हुई थी, टिटी ऑफ पुणे, टिटी ऑफ मंदसौर हमारे यहाँ भी हुई थी, होलकरों के साथ जो साइन हुई। महिदपुर का युद्ध हुआ था 1817 में, तो बैटल ऑफ महिदपुर के बाद जो वो टिटी ऑफ मंदसौर भी साइन करी उन्होंने। उनकी होलकरों की कई टेरिटरीज पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ। टिटी ऑफ ग्वालियर से सिंधियाओं की कई टेरिटरीज पर अंग्रेजों का इनडायरेक्ट नियंत्रण हुआ। तो ये आप याद रखिए। भीमा नायक है, भाई क्या बताऊं, रघुनाथ आप सोचिए कि इनमें कोई भी बच्चा, जैसे शंकर शाह रघुनाथ शाह, इतना रट गया होगा आपको, क्योंकि सरकार पिछले 1-1.5 साल में इतना काम कर चुकी है कि मैं आप बता नहीं सकता। तो इस तरह से, हाँ, अब जैसे परीक्षित देव बुंदेला लिखा। अब आपको अगर ये आइडिया नहीं है कि भाई जो बुंदेला विद्रोह हुआ 1840-42 के दौरान, उसमें जैतपुर से राजा परीक्षित ने जो नेतृत्व किया था, मदनपुर से जो राजा ढिल्लन शाह ने, हरिपुर के राजा हृदय शाह ने, हीरापुर के स्वरा, तो वो अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत है।
ये आप याद रखिए, वो नहीं पता है तो क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। जैसे पचमढ़ी का कास्ट है, आपको सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले में स्थित पचमढ़ी अपने लकड़ी के जो है वो काम के लिए यहाँ फर्नीचर भी बनता है, प्लस इसके अलावा जो है वो खिलौने टॉय आदि का निर्माण भी होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप बुधनी चले जाओ सीहोर का, तो वहाँ के जो है अगर कहा जाए लकड़ी का काम है वैसा है। तो इनमें कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस मेरी जरूरत है आप कि 2 नंबर वाले में कैसे लिखेंगे, दो मिले। 2 नंबर वाले में तो हाँ, 3 नंबर का जब था तो थोड़ा लगता था कि यार अपन थोड़ा ठीक नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। अब दो में क्या काटेगा, आधा नंबर देगा क्या? अगर पता है तो 2 नंबर है, ठीक है। अगर हल्का फुल्का पता है तो 1 नंबर है, और नहीं पता है तो फिर तो खाली छूटना है। जैसे अगर भोपाल, यही है ना कि भोपाल प्रजामंडल अगर पता है कि 1938 48 से 49 तक अंतरिम सरकार से संबंधित है, भोपालों के नवाब से संबंधित है, तो 2 नंबर। ठीक है, अगर ये पता है कि भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना 1948 में की गई तो 1 नंबर, भोपाल के नवाबों ने की तो 1 नंबर। तो ये डिपेंड करता है इस तरह से। तो आज का जो वीडियो था मेरा, ये फर्स्ट पेपर का जो एनालिसिस, फर्स्ट पेपर के पार्ट 1 का एनालिसिस। हाँ, पार्ट 2 में तो मुझे छोटे क्वेश्चंस भी आपको कराना पड़ेंगे, बट टेक्निकली मेरा जो उद्देश्य था वही था कि एग्जाम हॉल हमारी कॉपी की तरह नहीं होता कि कॉपी में हमने बाबरनामा पढ़ लिया। मोहनजोदाड़ो की जो अगर कहा जाए, अभी एक प्रश्न आ जाए, मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल है ना, कांसे की बनी हुई है, नृत्य रत मूर्ति के ऊपर एक लेख लिखो 2 पेज का, क्या लिखोगे? आपको पता होना चाहिए कि वो कांस के बारे में जानते थे, वो ढलाई के बारे में जानते थे, ढोकरा कला जो आज चल रही है अब हमारे बैतूल में, वो उससे उसका सबसे पुराना जीवंत उदाहरण जो है वो आप मान सकते हो। उनको जो कॉस्मेटिक्स का भी जो है अच्छा ज्ञान था। स्त्रियों की जो अगर कहा जाए कि स्थिति, सामाजिक जीवन की प्रतिष्ठा की जो है उनको जानकारी मिलती। ये मन से दिमाग चलाना पड़ेगा, तब कहीं नंबर में। हम सोचें कि जो है अगर कहा जाए टीचर बोलते हैं ऐसा लिख लेना, ऐसा लिख लेना, ऐसा लिख लेना, अरे ये तो लिख लेना, हम तो कह रहे हैं लिख लेना कि उसमें ड्राफ्ट ये कर देना, ये जमा देना, बट क्या लिखूं मैं 2 पेज में? तो इसमें मैंने यही बताने की कोशिश करी ना, नंदी वर्मन में क्या लिखूं यहाँ पर। तो जितने इनको ध्यान से देखोगे तो समझ पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा आपको कि यार ये एनालिसिस जो है अगर कहा जाए, बट मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि एग्जाम हॉल का प्रश्न हमेशा सरप्राइज होता है। कोई सोच के नहीं गया होगा बच्चा के ओरछे के मेले के ऊपर दो, अभी किसी ओरछा में खड़े हुए व्यक्ति से कह दो कि ऐसे राइटिंग कर दे 200 शब्द की ओरछा के मेले के ऊपर, तो ना लिख पाए एकदम। तो हम कैसे करें इसके ऊपर? चलिए, तो ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सबको। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, और थोड़ा परंपरागत जो तरीका है जो चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग होगा, बट नेचर वाइज क्या प्रयास करना है, कैसे करना है, दिमाग में जो ज्ञान समाहित है आपका, जितने भी बच्चे मेंस लिख रहे हैं या मेंस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, बिखरा हुआ है। उसको कैसे कलेक्ट करके एक जगह से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, सिस्टम तक पहुंचाएं, जिससे हमको नंबर ज़्यादा मिले, उसी के ऊपर ये लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया था। धन्यवाद।